आपके लिए खास हीरा भाई आई बुक में आपका स्वागत है। इस मंच पर हम आपके लिए हमेशा नई, आनंददायक और प्रेरणादायक आई बुक्स लेकर के आते हैं। तो चलो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आपकी कहानी एसोसिएशन फुटबॉल। तो दोस्तों, बने रहो और सब्सक्राइब करो। तो पहले अध्याय में जानते हैं फुटबॉल का परिचय और उत्पत्ति। तो दोस्तों, एसोसिएशन फुटबॉल, जिसे सामान्यतः फुटबॉल या सॉकर के नाम से जाना जाता है, आधुनिक युग का सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से खेला जाने वाला खेल है। दुनिया के लगभग हर देश में इस खेल को खेला और देखा जाता है। इसकी लोकप्रियता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि विश्व कप जैसे टूर्नामेंटों को अरबों लोग टेलीविजन, इंटरनेट और अन्य माध्यमों से देखते हैं। फुटबॉल केवल एक खेल नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक शक्ति भी बन चुका है, जिसने दुनिया भर के लोगों को एक साझा मंच पर जोड़ने का कार्य किया है। यह खेल भाषा, धर्म, जाति और राष्ट्रीय सीमाओं से ऊपर उठकर लोगों को एक दूसरे के करीब लाता है। फुटबॉल का मूल उद्देश्य सरल है। दो टीमें, जिनमें प्रत्येक में 11 खिलाड़ी होते हैं, एक गेंद को विरोधी टीम के गोल पोस्ट में पहुंचाने का प्रयास करती हैं। निर्धारित समय के अंत में जिस टीम के अधिक गोल होते हैं, वही विजेता घोषित होती है। खेल की सरलता ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे खेलने के लिए बहुत अधिक संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती। एक गेंद और थोड़ी खुली जगह के साथ बच्चे से लेकर वयस्क तक कोई भी इस खेल का आनंद ले सकता है। यही कारण है कि यह खेल दुनिया के गरीब और अमीर दोनों क्षेत्रों में समान रूप से लोकप्रिय है। फुटबॉल की कहानी आधुनिक युग से बहुत पहले शुरू होती है। इतिहासकारों के अनुसार गेंद से खेले जाने वाले खेल हजारों वर्षों से मानव सभ्यता का हिस्सा रहे हैं। प्राचीन चीन में कूजू नामक खेल खेला जाता था, जिसे फुटबॉल के सबसे पुराने पूर्वजों में से एक माना जाता है। इस खेल में खिलाड़ी अपने पैरों का उपयोग करके गेंद को एक जाल में पहुंचाने का प्रयास करते थे। चीन के सैनिकों द्वारा इस खेल का उपयोग शारीरिक प्रशिक्षण के लिए किया जाता था। कूजू केवल मनोरंजन का साधन नहीं था, बल्कि अनुशासन, संतुलन और शारीरिक क्षमता विकसित करने का माध्यम भी था। प्राचीन यूनान में भी गेंद से जुड़े कई खेल लोकप्रिय थे। इनमें से एक खेल एपिस्काइरोस कहलाता था, जिसमें खिलाड़ियों की दो टीमें एक दूसरे के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा करती थीं। इसी प्रकार प्राचीन रोम में हारपास्टम नामक खेल खेला जाता था। यद्यपि इन खेलों के नियम आधुनिक फुटबॉल से काफी अलग थे, फिर भी इनमें गेंद और टीम प्रतियोगिता जैसी समानताएं दिखाई देती हैं। इन प्राचीन खेलों ने यह प्रमाणित किया कि मानव समाज में गेंद के साथ खेले जाने वाले खेलों का आकर्षण सदियों से मौजूद रहा है। मध्यकालीन यूरोप में फुटबॉल जैसे खेलों का विकास एक अलग दिशा में हुआ। इंग्लैंड और फ्रांस के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे खेल खेले जाते थे जिनमें बड़ी संख्या में लोग भाग लेते थे। कई बार पूरे गांव के लोग एक दूसरे के विरुद्ध खेलते थे। इन खेलों में नियम बहुत कम होते थे और खेल अक्सर अत्यधिक शारीरिक संघर्ष में बदल जाता था। खिलाड़ी गेंद को किसी निश्चित स्थान तक पहुंचाने का प्रयास करते थे, लेकिन इसके लिए कोई निर्धारित मैदान या स्पष्ट नियम नहीं होते थे। परिणाम स्वरूप कई बार हिंसा और अव्यवस्था भी देखने को मिलती थी। इंग्लैंड के राजाओं ने समय समय पर इन खेलों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया। उनका मानना था कि लोग फुटबॉल खेलने में इतना समय बिताते हैं कि वे तीरंदाजी जैसे महत्वपूर्ण सैन्य कौशलों का अभ्यास नहीं कर पाते। फिर भी जनता में इस खेल की लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि प्रतिबंधों के बावजूद यह खेल जारी रहा। इससे स्पष्ट होता है कि फुटबॉल जैसे खेलों के प्रति लोगों का आकर्षण बहुत गहरा था। 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड के विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में फुटबॉल का नया स्वरूप विकसित होने लगा। विभिन्न स्कूलों ने अपने अपने नियम बनाए। कुछ स्थानों पर खिलाड़ियों को गेंद हाथ में लेने की अनुमति थी, जबकि अन्य स्थानों पर केवल पैरों का उपयोग किया जाता था। इस कारण अलग अलग संस्थानों के बीच मैच आयोजित करना कठिन हो जाता था, क्योंकि सभी के नियम अलग थे। खेल के बढ़ते प्रसार ने एक समान नियमों की आवश्यकता को जन्म दिया। 1863 में लंदन में कई क्लबों और संस्थानों के प्रतिनिधि एकत्र हुए और उन्होंने फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना की। यह आधुनिक फुटबॉल के इतिहास का एक निर्णायक क्षण था। इस संगठन ने खेल के लिए एक मानक नियमावली तैयार की। इन नियमों के अनुसार गेंद को हाथ से पकड़कर दौड़ने की अनुमति समाप्त कर दी गई। यही वह बिंदु था जहां फुटबॉल और रग्बी के रास्ते अलग हो गए। फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा निर्धारित नियमों के कारण इस खेल को एसोसिएशन फुटबॉल कहा जाने लगा। फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना के बाद खेल अधिक संगठित और व्यवस्थित बन गया।
क्लबों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी और विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन शुरू हुआ। 1871 में दुनिया की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता एएफए कप की शुरुआत हुई। इस प्रतियोगिता ने विभिन्न क्लबों को एक मंच पर लाकर प्रतिस्पर्धा का अवसर प्रदान किया। धीरे धीरे फुटबॉल केवल विद्यालयों और स्थानीय समुदायों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय होने लगा। औद्योगिक क्रांति ने भी फुटबॉल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों को मनोरंजन और शारीरिक गतिविधि की आवश्यकता थी। फुटबॉल उनके लिए आदर्श खेल साबित हुआ। रेलवे नेटवर्क के विस्तार ने टीमों को दूर दूर तक यात्रा करने और अन्य शहरों की टीमों के साथ मुकाबला करने की सुविधा प्रदान की। इससे खेल की लोकप्रियता और अधिक बढ़ी। समाचार पत्रों ने मैचों की रिपोर्ट प्रकाशित करनी शुरू की, जिससे फुटबॉल के प्रति जनता की रुचि और गहरी होती गई। ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार ने फुटबॉल को विश्व स्तर पर पहुंचाने में सहायता की। ब्रिटिश व्यापारी, सैनिक, इंजीनियर और नाविक दुनिया के विभिन्न हिस्सों में गए और अपने साथ फुटबॉल भी ले गए। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और यूरोप के अनेक देशों में स्थानीय लोगों ने इस खेल को अपनाया। विशेष रूप से अर्जेंटीना, ब्राजील और उरुग्वे जैसे देशों में फुटबॉल ने अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त की। इन देशों ने बाद में विश्व फुटबॉल के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया। 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक फुटबॉल एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन चुका था। विभिन्न देशों में राष्ट्रीय फुटबॉल संघों की स्थापना हुई और अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले आयोजित किए जाने लगे। 1904 में फीफा की स्थापना हुई, जिसने वैश्विक स्तर पर फुटबॉल के संचालन और विकास की जिम्मेदारी संभाली। फीफा के गठन ने विभिन्न देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया और खेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक स्थापित किए। फुटबॉल की लोकप्रियता केवल उसके नियमों या प्रतिस्पर्धा तक सीमित नहीं है। यह खेल भावनाओं, सपनों और पहचान से भी जुड़ा हुआ है। अनेक देशों में फुटबॉल राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक माना जाता है। बड़े टूर्नामेंटों के दौरान पूरे देश अपनी टीम के समर्थन में एकजुट हो जाते हैं। खिलाड़ियों को नायक का दर्जा मिलता है और उनकी उपलब्धियां लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। समय के साथ फुटबॉल ने तकनीकी और व्यावसायिक क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। आधुनिक स्टेडियम, उन्नत प्रशिक्षण तकनीक, खेल विज्ञान और डिजिटल प्रसारण ने खेल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। फिर भी इसकी मूल भावना वही बनी हुई है, एक गेंद, दो टीमें और जीत की आकांक्षा। यही सरलता इसे अन्य खेलों से अलग बनाती है। आज फुटबॉल दुनिया के सबसे प्रभावशाली खेलों में से एक है। यह बच्चों के खेल के मैदानों से लेकर विशाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियमों तक समान उत्साह के साथ खेला जाता है। इसकी यात्रा प्राचीन सभ्यताओं के साधारण गेंद खेलों से शुरू होकर आधुनिक वैश्विक उद्योग तक पहुंची है। इस विकास की कहानी मानव समाज की रचनात्मकता, प्रतिस्पर्धा और एकता की कहानी भी है। इस प्रकार फुटबॉल की उत्पत्ति और प्रारंभिक विकास का इतिहास हमें यह समझने में सहायता करता है कि कैसे एक साधारण खेल समय के साथ विश्वव्यापी सांस्कृतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया। यह केवल खिलाड़ियों और टीमों की कहानी नहीं है, बल्कि उन करोड़ों लोगों की कहानी भी है जिन्होंने इस खेल को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। आने वाले अध्यायों में हम फुटबॉल के नियमों, संगठनों, प्रतियोगिताओं, महान खिलाड़ियों और वैश्विक प्रभाव का विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब दूसरे अध्याय में जानते हैं आधुनिक फुटबॉल के नियमों का निर्माण और विकास। तो फुटबॉल का आधुनिक स्वरूप आज जितना व्यवस्थित, संतुलित और विश्वव्यापी दिखाई देता है, वह हमेशा से ऐसा नहीं था। वर्तमान में खेले जाने वाले एसोसिएशन फुटबॉल के नियम कई वर्षों के विकास, प्रयोग, विवाद और सुधारों का परिणाम है। खेल के प्रारंभिक दौर में अलग अलग क्षेत्रों, विद्यालयों और क्लबों के अपने अपने नियम होते थे। किसी स्थान पर खिलाड़ियों को गेंद हाथ में लेने की अनुमति थी, तो कहीं केवल पैरों से खेलने का नियम था। कुछ खेलों में खिलाड़ियों की संख्या निश्चित नहीं होती थी, जबकि कई जगह मैदान का आकार भी अलग अलग होता था। ऐसे वातावरण में एक समान और सार्वभौमिक नियमों की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। यही आवश्यकता आधुनिक फुटबॉल नियमों के निर्माण का आधार बनी। 19वीं शताब्दी के आरंभ में इंग्लैंड के प्रतिष्ठित विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में फुटबॉल जैसे खेल बहुत लोकप्रिय थे। प्रत्येक संस्थान ने अपने छात्रों की सुविधा और परंपराओं के अनुसार नियम विकसित कर लिए थे। उदाहरण के लिए, कुछ स्कूलों में गेंद को हाथ से पकड़ना स्वीकार्य था, जबकि अन्य स्कूलों में यह पूरी तरह निषिद्ध था। जब विभिन्न विद्यालयों की टीमें आपस में खेलती थीं, तब यह तय करना कठिन हो जाता था कि किस नियम के अनुसार मैच खेला जाए।
इससे खेल में भ्रम और विवाद उत्पन्न होते थे। समय के साथ फुटबॉल की लोकप्रियता बढ़ने लगी और विभिन्न क्लबों का गठन होने लगा। इन क्लबों को नियमित प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए एक समान नियमों की आवश्यकता थी। इसी उद्देश्य से 26 अक्टूबर 1863 को लंदन के फ्रीमेसन्स टैवर्न में कई फुटबॉल क्लबों के प्रतिनिधि एकत्र हुए। इस ऐतिहासिक बैठक में फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना की गई। ये संगठन आधुनिक फुटबॉल के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक माना जाता है। फुटबॉल एसोसिएशन के गठन के दौरान सबसे बड़ा विवाद इस बात को लेकर था कि क्या खिलाड़ियों को गेंद हाथ में लेकर दौड़ने की अनुमति होनी चाहिए। कुछ क्लब इस परंपरा को बनाए रखना चाहते थे, जबकि अन्य केवल पैरों से खेले जाने वाले खेल के पक्षधर थे। लंबे विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि गेंद को हाथ में लेकर दौड़ने की अनुमति नहीं होगी। इस निर्णय ने फुटबॉल और रग्बी को दो अलग अलग खेलों के रूप में स्थापित कर दिया। जो क्लब हाथ से खेलने के पक्ष में थे, उन्होंने बाद में रग्बी फुटबॉल का विकास किया। 1863 में तैयार किए गए प्रारंभिक नियम आधुनिक फुटबॉल की नींव बने। इन नियमों में गेंद को हाथ से ले जाने पर प्रतिबंध, विरोधी खिलाड़ी को लात मारने पर रोक और खेल को अधिक सुरक्षित बनाने के प्रावधान शामिल थे। हालांकि उस समय के नियम आज के नियमों की तुलना में काफी सरल थे, फिर भी उन्होंने खेल को एक स्पष्ट दिशा प्रदान की और भविष्य के विकास का आधार तैयार किया। फुटबॉल के शुरुआती वर्षों में गोलपोस्ट की संरचना भी वर्तमान से भिन्न थी। प्रारंभ में केवल दो खंभों का उपयोग किया जाता था और उनके बीच कोई क्रॉसबार नहीं होता था। बाद में एक रस्सी को दोनों खंभों के बीच बांधा जाने लगा ताकि गोल की ऊंचाई निर्धारित की जा सके। वर्ष 1882 में लकड़ी या धातु की क्रॉसबार को आधिकारिक रूप से अपनाया गया। इससे गोल का निर्धारण अधिक स्पष्ट और निष्पक्ष हो गया। गोलकीपर की भूमिका भी समय के साथ विकसित हुई। प्रारंभिक नियमों में गोलकीपर को मैदान के अधिकांश हिस्से में हाथ का उपयोग करने की अनुमति थी, लेकिन इससे खेल का संतुलन प्रभावित होता था। इसीलिए धीरे धीरे नियमों में संशोधन किए गए और गोलकीपर के हाथ के उपयोग को केवल पेनल्टी क्षेत्र तक सीमित कर दिया गया। यह परिवर्तन खेल की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। ऑफसाइड नियम फुटबॉल के सबसे जटिल और चर्चित नियमों में से एक है। प्रारंभिक वर्षों में यह नियम बहुत कठोर था। खिलाड़ी को गेंद मिलने के समय अपने सामने विरोधी टीम के कम से कम 3 खिलाड़ियों का होना आवश्यक था। इस नियम के कारण आक्रमण करना कठिन हो जाता था और मैचों में गोल कम होते थे। बाद में नियमों में संशोधन किए गए और आवश्यक खिलाड़ियों की संख्या 3 से घटाकर 2 कर दी गई। इस परिवर्तन ने खेल को अधिक आक्रामक और रोमांचक बना दिया। 19वीं शताब्दी के अंत तक फुटबॉल तेजी से संगठित हो रहा था। विभिन्न देशों में राष्ट्रीय फुटबॉल संघों की स्थापना होने लगी, लेकिन प्रत्येक देश अपने तरीके से नियमों की व्याख्या करता था। इस समस्या को दूर करने के लिए 1886 में इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड (IFAB) की स्थापना की गई। यह संस्था आज भी फुटबॉल के नियमों में संशोधन और विकास की सर्वोच्च प्राधिकरण मानी जाती है। IFAB का कार्य यह सुनिश्चित करना है कि दुनिया भर में फुटबॉल एक समान नियमों के अनुसार खेला जाए। 20वीं शताब्दी में फुटबॉल के नियमों में कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए। 1891 में पेनल्टी किक का नियम लागू किया गया। इससे पहले यदि कोई खिलाड़ी गोल के निकट गंभीर फाउल करता था तो उसके लिए कोई विशेष दंड नहीं था। पेनल्टी किक ने आक्रमणकारी टीमों को न्याय दिलाने का कार्य किया और रक्षात्मक खिलाड़ियों को अनुशासित रहने के लिए प्रेरित किया। रेफरी की भूमिका भी धीरे धीरे अधिक महत्वपूर्ण होती गई। प्रारंभ में मैदान पर 2 अंपायर होते थे जो दोनों टीमों का प्रतिनिधित्व करते थे। विवाद की स्थिति में एक रेफरी निर्णय देता था। बाद में रेफरी को मैदान का मुख्य अधिकारी बना दिया गया और अंपायरों की भूमिका समाप्त हो गई। आज रेफरी खेल के नियमों का पालन सुनिश्चित करता है और अंतिम निर्णय देने का अधिकार रखता है। कार्ड प्रणाली का विकास भी फुटबॉल इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। 1970 के फीफा विश्व कप में पहली बार पीले और लाल कार्ड का उपयोग किया गया। पीला कार्ड चेतावनी का प्रतीक है, जबकि लाल कार्ड खिलाड़ी को मैदान से बाहर भेजने का संकेत देता है। इस प्रणाली ने भाषा की बाधाओं को समाप्त किया और खिलाड़ियों तथा अधिकारियों के बीच संवाद को अधिक स्पष्ट बनाया। खेल की अवधि को भी समय के साथ मानकीकृत किया गया। आधुनिक फुटबॉल में एक मैच 90 मिनट का होता है, जिसे 45-45 मिनट के 2 हाफ में विभाजित किया जाता है। हाफ टाइम के दौरान खिलाड़ियों को विश्राम और रणनीति पर चर्चा का अवसर मिलता है। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त समय और पेनल्टी शूटआउट का भी उपयोग किया जाता है।
फुटबॉल में प्रतिस्थापन अर्थात सब्स्टिट्यूशन का नियम भी धीरे धीरे विकसित हुआ। प्रारंभिक दौर में घायल खिलाड़ी के स्थान पर किसी अन्य खिलाड़ी को मैदान में भेजने की अनुमति नहीं थी। यदि कोई खिलाड़ी चोटिल हो जाता था तो टीम को कम खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ता था। बाद में खिलाड़ियों की सुरक्षा और खेल की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए प्रतिस्थापन की व्यवस्था शुरू की गई। आज अधिकांश प्रतियोगिताओं में एक टीम को कई खिलाड़ियों को बदलने की अनुमति होती है। 21वीं शताब्दी में तकनीक ने फुटबॉल नियमों के कार्यान्वयन में नई क्रांति लाई। गोल लाइन तकनीक का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाने लगा कि गेंद पूरी तरह गोल रेखा पार कर चुकी है या नहीं। इससे विवादास्पद निर्णयों की संख्या में कमी आई। इसके बाद वीडियो असिस्टेंट रेफरी अर्थात वीआर प्रणाली का विकास हुआ। वीआर रेफरी को महत्वपूर्ण निर्णयों जैसे गोल, पेनल्टी, लाल कार्ड और गलत पहचान के मामलों की समीक्षा करने में सहायता प्रदान करता है। हालांकि तकनीक के उपयोग पर विभिन्न मत हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इससे निर्णय अधिक सटीक और निष्पक्ष हुए हैं, जबकि अन्य का मानना है कि इससे खेल की गति और स्वाभाविक रोमांच प्रभावित होता है। फिर भी अधिकांश विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं कि आधुनिक फुटबॉल में तकनीक की भूमिका लगातार बढ़ती जाएगी। फुटबॉल के नियमों का विकास केवल तकनीकी या प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं रहा है। यह खेल की बदलती आवश्यकताओं, खिलाड़ियों की सुरक्षा, दर्शकों की अपेक्षाओं और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की भावना का प्रतिबिंब भी है। प्रत्येक नियम का उद्देश्य खेल को अधिक संतुलित, सुरक्षित और मनोरंजक बनाना रहा है। आज फुटबॉल के नियम दुनिया के लगभग हर देश में समान रूप से लागू होते हैं। चाहे कोई मैच किसी छोटे गांव के मैदान में खेला जाए या विश्व कप के भव्य स्टेडियम में, मूल नियम एक जैसे रहते हैं। यही एकरूपता फुटबॉल को वास्तव में वैश्विक खेल बनाती है। आधुनिक फुटबॉल की सफलता का एक प्रमुख कारण यह भी है कि इसके नियम सरल होने के साथ साथ इतने प्रभावी हैं कि वे खेल की निष्पक्षता और रोमांच दोनों को बनाए रखते हैं। इस प्रकार आधुनिक फुटबॉल के नियमों का निर्माण और विकास खेल के इतिहास की एक महत्वपूर्ण यात्रा है। यह यात्रा हमें दिखाती है कि कैसे एक अनियोजित और स्थानीय खेल धीरे धीरे एक संगठित, अंतर्राष्ट्रीय और अत्यंत लोकप्रिय खेल में परिवर्तित हुआ। अगले अध्याय में हम फुटबॉल के मैदान, उपकरणों और खिलाड़ियों की भूमिकाओं का विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब तीसरे अध्याय में जानते हैं फुटबॉल का मैदान, उपकरण और खिलाड़ियों की भूमिकाएं क्या होती हैं। तो फुटबॉल की सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण इसकी सरलता है। इस खेल को खेलने के लिए बहुत अधिक संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी पेशेवर स्तर पर इसके लिए स्पष्ट मानक और नियम निर्धारित किए गए हैं। आधुनिक फुटबॉल का प्रत्येक मैच एक निश्चित आकार के मैदान पर खेला जाता है, जिसमें निर्धारित उपकरणों और खिलाड़ियों की विशिष्ट भूमिकाओं का पालन किया जाता है। मैदान की संरचना, गेंद की गुणवत्ता, खिलाड़ियों की पोशाक और उनकी जिम्मेदारियां खेल के संचालन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन सभी तत्वों के बिना फुटबॉल का सुव्यवस्थित और निष्पक्ष आयोजन संभव नहीं है। फुटबॉल का मैदान सामान्यतः आयताकार आकार का होता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मैदान की लंबाई और चौड़ाई के लिए निश्चित सीमाएं निर्धारित की गई हैं। मैदान की लंबाई साइडलाइन के साथ और चौड़ाई गोल लाइन के साथ मापी जाती है। मैदान प्राकृतिक घास या आधुनिक कृत्रिम सतह पर बनाया जा सकता है। आज कई देशों में अत्याधुनिक कृत्रिम मैदानों का उपयोग किया जाता है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां मौसम या रखरखाव की परिस्थितियां प्राकृतिक घास के लिए अनुकूल नहीं होती। मैदान पर विभिन्न रेखाएं बनाई जाती हैं जो खेल के नियमों को लागू करने में सहायता करती है। मैदान के मध्य में एक सेंटर लाइन होती है जो मैदान को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। इस रेखा के केंद्र में सेंटर सर्कल बनाया जाता है, जहां से खेल की शुरुआत और गोल होने के बाद पुनः आरंभ किया जाता है। सेंटर सर्कल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खेल शुरू होने तक विरोधी टीम के खिलाड़ी निर्धारित दूरी पर रहें। मैदान के दोनों सिरों पर गोल पोस्ट लगाए जाते हैं। प्रत्येक गोल पोस्ट दो खंभों और एक क्षैतिज क्रॉसबार से मिलकर बना होता है। गोल पोस्ट के पीछे जाल लगाया जाता है ताकि गेंद गोल होने पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके। गोल की चौड़ाई और ऊंचाई अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार निर्धारित होती है। जब गेंद पूरी तरह गोल रेखा को पार कर जाती है और नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ होता, तब गोल मान्य माना जाता है। गोल पोस्ट के सामने पेनल्टी क्षेत्र बनाया जाता है, जिसे अक्सर पेनल्टी बॉक्स कहा जाता है।
यह क्षेत्र खेल के सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक है। यदि रक्षात्मक टीम का कोई खिलाड़ी इस क्षेत्र के भीतर गंभीर फाउल करता है, तो विरोधी टीम को पेनल्टी किक दी जाती है। गोलकीपर को इसी क्षेत्र के भीतर हाथों का उपयोग करने की अनुमति होती है। पेनल्टी क्षेत्र के भीतर एक छोटा गोल क्षेत्र भी होता है, जहां से गोल किक ली जाती है। फुटबॉल में उपयोग की जाने वाली गेंद खेल का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। आधुनिक फुटबॉल गेंद गोलाकार होती है और विशेष मानकों के अनुसार बनाई जाती है। इसका वजन, आकार और वायु दबाव अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुरूप होना चाहिए। प्रारंभिक दिनों में गेंद चमड़े से बनाई जाती थी, लेकिन आधुनिक युग में सिंथेटिक सामग्री का उपयोग किया जाता है। इससे गेंद अधिक टिकाऊ, हल्की और मौसम के प्रभावों से सुरक्षित रहती है। विश्व कप और अन्य प्रमुख प्रतियोगिताओं के लिए विशेष गेंदें डिजाइन की जाती हैं। इन गेंदों के निर्माण में नवीनतम तकनीकों का उपयोग किया जाता है ताकि उनकी गति, नियंत्रण और स्थिरता सर्वोत्तम हो। प्रत्येक नई आधिकारिक गेंद फुटबॉल तकनीक में प्रगति का प्रतीक होती है। खिलाड़ियों और विशेषज्ञों द्वारा इन गेंदों का परीक्षण किया जाता है ताकि वे उच्चतम स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए उपयुक्त हों। खिलाड़ियों की पोशाक भी फुटबॉल का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रत्येक खिलाड़ी को जर्सी, शॉर्ट्स, मोजे, शिन गार्ड और फुटबॉल जूते पहनने होते हैं। शिन गार्ड खिलाड़ी के पैरों की सुरक्षा के लिए आवश्यक होते हैं। फुटबॉल एक शारीरिक खेल है और टकराव की स्थिति में पैरों को चोट लगने का खतरा रहता है, इसलिए शिन गार्ड का उपयोग अनिवार्य किया गया है। फुटबॉल जूतों का विकास भी समय के साथ हुआ है। प्रारंभिक दौर में खिलाड़ी भारी चमड़े के जूते पहनते थे, लेकिन आधुनिक जूते हल्के, मजबूत और तकनीकी रूप से उन्नत होते हैं। मैदान की सतह के अनुसार विभिन्न प्रकार के स्टड वाले जूते उपयोग किए जाते हैं। इनका उद्देश्य खिलाड़ियों को बेहतर संतुलन, गति और नियंत्रण प्रदान करना है। एक फुटबॉल टीम में कुल 11 खिलाड़ी होते हैं। इनमें से एक गोलकीपर और 10 आउटफील्ड खिलाड़ी होते हैं। प्रत्येक खिलाड़ी की मैदान पर विशेष भूमिका होती है। टीम की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि खिलाड़ी अपनी भूमिकाओं को कितनी प्रभावशीलता से निभाते हैं और एक दूसरे के साथ कितना अच्छा तालमेल बनाते हैं। गोलकीपर टीम का सबसे विशिष्ट खिलाड़ी होता है। वह एकमात्र खिलाड़ी है जिसे अपने पेनल्टी क्षेत्र के भीतर हाथों का उपयोग करने की अनुमति होती है। गोलकीपर का मुख्य कार्य विरोधी टीम को गोल करने से रोकना है। उसे तेज प्रतिक्रिया, उत्कृष्ट निर्णय क्षमता और साहस की आवश्यकता होती है। आधुनिक फुटबॉल में गोलकीपर केवल रक्षक नहीं बल्कि खेल निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई गोलकीपर अपनी सटीक पासिंग और खेल की समझ के कारण टीम की रणनीति का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। रक्षात्मक खिलाड़ी, जिन्हें डिफेंडर कहा जाता है, गोलकीपर के सामने खेलते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य विरोधी टीम के आक्रमणों को रोकना और गेंद को अपने क्षेत्र से बाहर निकालना होता है। डिफेंडरों के कई प्रकार होते हैं। सेंटर बैक केंद्रीय क्षेत्र की रक्षा करते हैं और आमतौर पर शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। फुल बैक मैदान के दोनों किनारों पर खेलते हैं और रक्षा के साथ साथ आक्रमण में भी योगदान देते हैं। आधुनिक फुटबॉल में विंग बैक की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो गई है। ये खिलाड़ी रक्षा और आक्रमण दोनों में सक्रिय रहते हैं। उन्हें पूरे मैच के दौरान मैदान के बड़े हिस्से को कवर करना पड़ता है, इसलिए उनकी फिटनेस और सहनशक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। मिडफील्डर फुटबॉल टीम का हृदय माने जाते हैं। वे रक्षा और आक्रमण के बीच सेतु का कार्य करते हैं। मिडफील्डर गेंद को नियंत्रित करते हैं, पास वितरित करते हैं और खेल की गति निर्धारित करते हैं। एक उत्कृष्ट मिडफील्डर पूरे मैच की दिशा बदल सकता है। उनकी भूमिका इतनी महत्वपूर्ण होती है कि कई महान फुटबॉल खिलाड़ियों ने अपने करियर का अधिकांश समय मिडफील्ड में खेलते हुए बिताया है। मिडफील्डरों को सामान्यतः विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। डिफेंसिव मिडफील्डर रक्षा को सहायता प्रदान करते हैं और विरोधी टीम के आक्रमणों को रोकते हैं। सेंट्रल मिडफील्डर खेल का संतुलन बनाए रखते हैं, जबकि अटैकिंग मिडफील्डर गोल बनाने और अवसर तैयार करने में विशेषज्ञ होते हैं। विंगर मैदान के किनारों पर खेलते हैं और अपनी गति तथा ड्रिबलिंग क्षमता से विरोधी रक्षा को चुनौती देते हैं। फॉरवर्ड या स्ट्राइकर टीम के प्रमुख आक्रमणकारी खिलाड़ी होते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य गोल करना और गोल के अवसर बनाना होता है। एक सफल स्ट्राइकर को उत्कृष्ट फिनिशिंग, तेज निर्णय क्षमता और सही समय पर सही स्थान पर पहुंचने की कला में निपुण होना चाहिए। फुटबॉल इतिहास के अनेक महान खिलाड़ी स्ट्राइकर रहे हैं, जिन्होंने अपने गोलों के माध्यम से लाखों प्रशंसकों का दिल जीता है। आधुनिक फुटबॉल में खिलाड़ियों की भूमिकाएं पहले की तुलना में अधिक लचीली हो गई हैं।
आज एक खिलाड़ी को केवल अपनी पारंपरिक जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं रहना पड़ता। डिफेंडर आक्रमण में योगदान देते हैं, मिडफील्डर रक्षा में सहायता करते हैं और फॉरवर्ड दबाव बनाकर विरोधी टीम की गेंद छीनने का प्रयास करते हैं। इस बहुआयामी शैली ने खेल को अधिक गतिशील और रोमांचक बना दिया है। कोच और टीम प्रबंधन भी खिलाड़ियों की भूमिकाओं को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विभिन्न रणनीतियों के अनुसार खिलाड़ियों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाती हैं। कुछ टीमें रक्षात्मक शैली अपनाती हैं, जबकि अन्य आक्रामक फुटबॉल खेलने को प्राथमिकता देती हैं। खिलाड़ियों की क्षमताओं और टीम की आवश्यकताओं के अनुसार उनकी भूमिका बदल सकती है। फुटबॉल में स्थानापन्न खिलाड़ियों का महत्व भी बढ़ता जा रहा है। मैच के दौरान कोच रणनीतिक कारणों से खिलाड़ियों को बदल सकते हैं। ताजगी, गति और नई ऊर्जा प्रदान करने के लिए स्थानापन्न खिलाड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई बार मैच का परिणाम ऐसे खिलाड़ियों के प्रदर्शन से निर्धारित होता है जो शुरुआती लाइनअप का हिस्सा नहीं थे। इस प्रकार फुटबॉल का मैदान, उपकरण और खिलाड़ियों की भूमिकाएं मिलकर खेल की संपूर्ण संरचना का निर्माण करती हैं। मैदान खेल का मंच प्रदान करता है, उपकरण खिलाड़ियों को प्रदर्शन करने में सहायता करते हैं और विभिन्न भूमिकाएं टीम को संगठित रूप से कार्य करने का अवसर देती हैं। इन सभी तत्वों का संतुलित संयोजन ही फुटबॉल को दुनिया का सबसे लोकप्रिय और आकर्षक खेल बनाता है। अगले अध्याय में हम फुटबॉल की रणनीतियों, फॉर्मेशनों और सामरिक विकास का विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब चौथे अध्याय में जानते हैं फुटबॉल की रणनीतियां, फॉर्मेशन और सामरिक विकास। तो फुटबॉल केवल गति, शक्ति और कौशल का खेल नहीं है, बल्कि यह बुद्धिमत्ता, योजना और रणनीति का भी खेल है। मैदान पर 11 खिलाड़ियों की एक टीम तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक उसके पास स्पष्ट रणनीति और सुविचारित सामरिक व्यवस्था न हो। फुटबॉल के इतिहास में खिलाड़ियों की तकनीकी क्षमता के साथ साथ रणनीतियों और फॉर्मेशनों का भी लगातार विकास हुआ है। विभिन्न युगों में अलग अलग कोचों और टीमों ने नई नई रणनीतियां विकसित की, जिन्होंने खेल की दिशा बदल दी। आज आधुनिक फुटबॉल में सामरिक समझ किसी भी टीम की सफलता का एक प्रमुख आधार मानी जाती है। फुटबॉल में फॉर्मेशन से आशय खिलाड़ियों की मैदान पर स्थिति और उनके बीच जिम्मेदारियों के वितरण से है। फॉर्मेशन यह निर्धारित करता है कि टीम कितने रक्षकों, मिडफील्डरों और आक्रमणकारियों के साथ खेलेगी। किसी भी फॉर्मेशन का उद्देश्य टीम के आक्रमण और रक्षा के बीच संतुलन स्थापित करना होता है। सही फॉर्मेशन टीम की ताकत को बढ़ा सकता है, जबकि गलत फॉर्मेशन खिलाड़ियों की क्षमताओं को सीमित कर सकता है। फुटबॉल के प्रारंभिक वर्षों में खेल की शैली अत्यंत आक्रामक थी। 19वीं शताब्दी में प्रचलित सबसे प्रसिद्ध फॉर्मेशन 2-3-5 था, जिसे पिरामिड फॉर्मेशन कहा जाता था। इस व्यवस्था में केवल 2 रक्षक, 3 मिडफील्डर और 5 आक्रमणकारी खिलाड़ी होते थे। उस समय खेल का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक गोल करना था और रक्षात्मक संगठन पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जाता था। परिणाम स्वरूप मैचों में अक्सर बहुत अधिक गोल देखने को मिलते थे। समय के साथ खेल अधिक प्रतिस्पर्धी और संगठित होने लगा। टीमों ने महसूस किया कि केवल आक्रमण पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। इसी सोच ने नई रणनीतियों को जन्म दिया। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में विभिन्न कोचों ने रक्षात्मक संरचना को मजबूत करने के लिए नए प्रयोग किए। इनमें सबसे प्रभावशाली प्रणाली WM फॉर्मेशन थी, जिसे अंग्रेज कोच हर्बर्ट चैपमैन ने लोकप्रिय बनाया। इस फॉर्मेशन में खिलाड़ियों को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया कि टीम आक्रमण और रक्षा दोनों में संतुलित प्रदर्शन कर सके। WM फॉर्मेशन ने फुटबॉल की सामरिक सोच में क्रांति ला दी। इस प्रणाली ने रक्षकों की संख्या बढ़ाई और मिडफील्ड को अधिक संगठित बनाया। इससे विरोधी टीम के आक्रमणों को रोकना आसान हुआ और साथ ही तेजी से पलटवार करने के अवसर भी मिले। कई दशकों तक यह फॉर्मेशन दुनिया भर में अत्यंत लोकप्रिय रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फुटबॉल में रणनीतिक विकास और अधिक तेज हो गया। विभिन्न देशों ने अपनी अपनी खेल शैली विकसित की। दक्षिण अमेरिका की टीमों ने तकनीकी कौशल और रचनात्मकता पर जोर दिया, जबकि यूरोपीय टीमों ने संगठन और अनुशासन को प्राथमिकता दी। इन विभिन्न दृष्टिकोणों ने खेल को और अधिक समृद्ध बनाया। 1950 और 1960 के दशक में ब्राजील की राष्ट्रीय टीम ने 4-2-4 फॉर्मेशन को लोकप्रिय बनाया। इस प्रणाली में 4 रक्षक, 2 मिडफील्डर और 4 आक्रमणकारी खिलाड़ी होते थे। इस फॉर्मेशन ने ब्राजील को विश्व फुटबॉल में बड़ी सफलता दिलाई। तेज आक्रमण, रचनात्मक पासिंग और व्यक्तिगत कौशल के संयोजन ने
इस शैली को अत्यंत प्रभावी बना दिया। इसी दौर में ब्राजील ने विश्व कप जीतकर दुनिया को अपनी फुटबॉल कला का परिचय कराया। इसके बाद 4-3-3 फॉर्मेशन का विकास हुआ, जो आज भी अत्यंत लोकप्रिय है। इस प्रणाली में 4 रक्षक, 3 मिडफील्डर और 3 आक्रमणकारी खिलाड़ी होते हैं। 4-3-3 का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आक्रमण और रक्षा के बीच उत्कृष्ट संतुलन प्रदान करता है। 3 मिडफील्डर टीम को गेंद पर नियंत्रण बनाए रखने में सहायता करते हैं, जबकि 3 फॉरवर्ड लगातार गोल के अवसर बनाने का प्रयास करते हैं। आधुनिक फुटबॉल की कई सफल टीमें इस फॉर्मेशन का उपयोग करती हैं। फुटबॉल के इतिहास में 4-4-2 फॉर्मेशन भी अत्यंत प्रभावशाली रहा है। इसमें 4 रक्षक, 4 मिडफील्डर और 2 स्ट्राइकर होते हैं। यह प्रणाली विशेष रूप से इंग्लैंड और यूरोप में लोकप्रिय हुई। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसका संतुलन और सरलता है। खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं और टीम संगठित ढंग से खेल सकती है। कई वर्षों तक यह पेशेवर फुटबॉल की सबसे आम रणनीतिक व्यवस्था रही। 1970 और 1980 के दशक में टोटल फुटबॉल की अवधारणा ने खेल को नई दिशा दी। इस शैली का विकास मुख्य रूप से नीदरलैंड में हुआ। टोटल फुटबॉल का मूल सिद्धांत यह था कि कोई भी खिलाड़ी किसी भी स्थिति में खेल सकता है। यदि कोई खिलाड़ी अपनी जगह छोड़ता है, तो दूसरा खिलाड़ी उसकी जिम्मेदारी संभाल लेता है। इस प्रणाली ने खिलाड़ियों की बहुमुखी प्रतिभा और सामूहिक समझ पर जोर दिया। इसके परिणाम स्वरूप खेल अधिक गतिशील और अप्रत्याशित बन गया। टोटल फुटबॉल के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधियों में योहान क्रुइफ और उनकी टीम शामिल थी। उनकी शैली ने न केवल उनके समय में सफलता प्राप्त की, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के कोचों और खिलाड़ियों को भी गहराई से प्रभावित किया। आधुनिक फुटबॉल की कई रणनीतियों में टोटल फुटबॉल के सिद्धांत स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। 21वीं शताब्दी में फुटबॉल की सामरिक जटिलता और बढ़ गई। आधुनिक कोच मैच के प्रत्येक पहलू का विश्लेषण करते हैं। खिलाड़ी की स्थिति, पासिंग पैटर्न, दौड़ की दिशा और विपक्षी टीम की कमजोरियों का अध्ययन किया जाता है। डेटा विश्लेषण और खेल विज्ञान ने रणनीति निर्माण को और अधिक वैज्ञानिक बना दिया है। आधुनिक फुटबॉल में पोजेशन फुटबॉल विशेष रूप से लोकप्रिय हुई। इस शैली का उद्देश्य गेंद पर अधिकतम नियंत्रण बनाए रखना और विरोधी टीम को गेंद से दूर रखना है। छोटी और सटीक पासिंग के माध्यम से टीम खेल की गति को नियंत्रित करती है। इस रणनीति में धैर्य, तकनीकी कौशल और सामूहिक समन्वय अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। कई सफल क्लबों और राष्ट्रीय टीमों ने इस शैली का उपयोग करके उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। इसके विपरीत काउंटर अटैकिंग फुटबॉल एक ऐसी रणनीति है जिसमें टीम रक्षात्मक रूप से संगठित रहती है और अवसर मिलने पर तेजी से आक्रमण करती है। यह शैली विशेष रूप से उन टीमों के लिए प्रभावी होती है जो गेंद पर कम नियंत्रण रखती हैं, लेकिन तेज और कुशल आक्रमणकारी खिलाड़ियों की उपलब्धता रखती हैं। कई महत्वपूर्ण टूर्नामेंटों में इस रणनीति ने बड़ी सफलताएं दिलाई हैं। उच्च दबाव या हाई प्रेसिंग आधुनिक फुटबॉल की एक और महत्वपूर्ण रणनीति है। इस प्रणाली में खिलाड़ी विरोधी टीम के क्षेत्र में ही दबाव बनाकर गेंद छीनने का प्रयास करते हैं। इसका उद्देश्य विपक्षी टीम को आराम से खेल विकसित करने का अवसर न देना है। हालांकि इस शैली के लिए अत्यधिक फिटनेस, अनुशासन और टीम वर्क की आवश्यकता होती है। रक्षात्मक रणनीतियां भी समय के साथ विकसित हुई हैं। कुछ टीमें गहरी रक्षात्मक पंक्ति बनाकर विरोधी टीम के आक्रमणों को रोकने का प्रयास करती हैं। अन्य टीमें ऑफसाइड ट्रैप जैसी रणनीतियों का उपयोग करती हैं। इन रणनीतियों का उद्देश्य विरोधी टीम की आक्रमणकारी शक्ति को सीमित करना होता है। सेट पीस भी आधुनिक फुटबॉल की रणनीति का महत्वपूर्ण भाग है। कॉर्नर किक, फ्री किक और थ्रो इन जैसी स्थितियों के लिए विशेष योजनाएं तैयार की जाती हैं। कई बार पूरे मैच का परिणाम एक सफल सेट पीस से निर्धारित हो जाता है। इसलिए पेशेवर टीमें इन परिस्थितियों का नियमित अभ्यास करती हैं। कोच की भूमिका फुटबॉल की रणनीति में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वह टीम की खेल शैली निर्धारित करता है, खिलाड़ियों की जिम्मेदारियां तय करता है और मैच के दौरान आवश्यक बदलाव करता है। महान कोच केवल खिलाड़ियों का चयन नहीं करते, बल्कि वे एक ऐसी प्रणाली विकसित करते हैं जिसमें पूरी टीम सामूहिक रूप से कार्य कर सके। आधुनिक फुटबॉल में खिलाड़ियों की बहुमुखी प्रतिभा भी बढ़ती जा रही है। अब केवल रक्षक, मिडफील्डर या फॉरवर्ड होना पर्याप्त नहीं है। खिलाड़ियों को विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग भूमिकाएं निभाने की क्षमता विकसित करनी पड़ती है। यही कारण है कि आज के सफल खिलाड़ी तकनीकी, शारीरिक और सामरिक दृष्टि से
अत्यंत प्रशिक्षित होते हैं। इस प्रकार फुटबॉल की रणनीतियां और फॉर्मेशन खेल के विकास की कहानी का अभिन्न हिस्सा है। प्रारंभिक आक्रामक व्यवस्थाओं से लेकर आधुनिक वैज्ञानिक और डेटा आधारित प्रणालियों तक फुटबॉल की सामरिक यात्रा निरंतर परिवर्तन और नवाचार की कहानी है। यही रणनीतिक गहराई इस खेल को केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता, योजना और सामूहिक प्रयास की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति बनाती है। अगले अध्याय में हम फुटबॉल के प्रमुख संगठनों, प्रतियोगिताओं और वैश्विक संरचना का विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब 5वें अध्याय में जानते हैं फुटबॉल के प्रमुख संगठन, प्रतियोगिताएं और वैश्विक संरचना। तो फुटबॉल आज दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है, लेकिन इसकी वैश्विक सफलता केवल खिलाड़ियों, क्लबों और दर्शकों की वजह से नहीं है। इसके पीछे एक विशाल और सुव्यवस्थित संगठनात्मक ढांचा कार्य करता है, जो खेल के संचालन, नियमों के पालन, प्रतियोगिताओं के आयोजन और विकास कार्यक्रमों की देखरेख करता है। आधुनिक फुटबॉल की वैश्विक संरचना कई अंतर्राष्ट्रीय, महाद्वीपीय और राष्ट्रीय संगठनों से मिलकर बनी है। यही संस्थाएं सुनिश्चित करती हैं कि दुनिया के किसी भी हिस्से में खेला जाने वाला फुटबॉल एक समान नियमों और मानकों के अनुसार संचालित हो। फुटबॉल के वैश्विक प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण संस्था फीफा है, जिसका पूरा नाम फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन है। इसकी स्थापना 21 मई 1904 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई थी। उस समय यूरोप के कई देशों ने मिलकर एक ऐसे संगठन की आवश्यकता महसूस की जो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल को नियंत्रित कर सके और विभिन्न देशों के बीच प्रतियोगिताओं का समन्वय कर सके। फीफा की स्थापना के समय इसके केवल 7 सदस्य देश थे, लेकिन समय के साथ इसका विस्तार इतना बढ़ा कि आज इसमें दुनिया के 200 से अधिक राष्ट्रीय फुटबॉल संघ शामिल हैं। फीफा का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर फुटबॉल का विकास और प्रबंधन करना है। यह संगठन खेल के नियमों के पालन को सुनिश्चित करता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है और विभिन्न देशों में फुटबॉल विकास कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करता है। फीफा की सबसे प्रसिद्ध प्रतियोगिता फीफा विश्व कप है, जिसे दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट माना जाता है। हर 4 वर्ष में आयोजित होने वाला यह आयोजन खेल जगत की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। फीफा के अलावा फुटबॉल के नियमों के विकास और संशोधन में इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड अर्थात IFAB की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह संस्था फुटबॉल के आधिकारिक नियमों की संरक्षक मानी जाती है। जब भी खेल के नियमों में किसी प्रकार का बदलाव या सुधार किया जाता है, तो उसका अंतिम निर्णय IFAB द्वारा लिया जाता है। आधुनिक फुटबॉल में गोल लाइन तकनीक और वीडियो असिस्टेंट रेफरी जैसी व्यवस्थाओं को लागू करने में भी इस संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वैश्विक स्तर पर फुटबॉल को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए दुनिया को विभिन्न महाद्वीपीय परिसंघों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक परिसंघ अपने क्षेत्र की प्रतियोगिताओं और विकास कार्यक्रमों का संचालन करता है। यूरोप में UEFA सबसे प्रभावशाली महाद्वीपीय संगठन माना जाता है। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी और यह यूरोपीय देशों की फुटबॉल गतिविधियों का संचालन करता है। UEFA द्वारा आयोजित यूरोपीय चैंपियनशिप और UEFA चैंपियंस लीग विश्व की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में गिनी जाती हैं। दक्षिण अमेरिका में कॉनमेबोल फुटबॉल का संचालन करता है। यह दुनिया के सबसे पुराने महाद्वीपीय फुटबॉल संगठनों में से एक है। दक्षिण अमेरिका फुटबॉल प्रतिभा का प्रमुख केंद्र रहा है और ब्राजील, अर्जेंटीना तथा उरुग्वे जैसे देशों ने विश्व फुटबॉल के इतिहास में अमिट छाप छोड़ी है। कॉनमेबोल द्वारा आयोजित कोपा अमेरिका विश्व की सबसे पुरानी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिताओं में से एक है। उत्तरी और मध्य अमेरिका तथा कैरिबियन क्षेत्र में कॉनकाकाफ फुटबॉल का प्रशासन संभालता है। अफ्रीका में CAF अर्थात कॉन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल कार्यरत है। एशिया में AFC अर्थात एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन फुटबॉल गतिविधियों का संचालन करता है। इसके अतिरिक्त ओशिनिया क्षेत्र में OFC की जिम्मेदारी है। ये सभी संगठन अपने अपने क्षेत्रों में प्रतियोगिताओं का आयोजन करने के साथ साथ युवा खिलाड़ियों के विकास और खेल के विस्तार पर भी कार्य करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक देश का अपना फुटबॉल संघ होता है। उदाहरण के लिए इंग्लैंड में फुटबॉल एसोसिएशन, जर्मनी में जर्मन फुटबॉल संघ, ब्राजील में ब्राजीलियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन और भारत में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ कार्य करता है। ये संगठन घरेलू प्रतियोगिताओं का संचालन करते हैं, राष्ट्रीय टीमों का चयन करते हैं और स्थानीय स्तर पर खेल के विकास को बढ़ावा देते हैं।
फुटबॉल की वैश्विक संरचना में प्रतियोगिताओं का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इनमें सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता फीफा विश्व कप है। इसकी शुरुआत 1930 में उरुग्वे में हुई थी। पहले विश्व कप में केवल 13 टीमों ने भाग लिया था, लेकिन समय के साथ इसका विस्तार होता गया। आज यह टूर्नामेंट दुनिया के लगभग हर देश के लिए सर्वोच्च फुटबॉल सम्मान प्राप्त करने का अवसर बन चुका है। विश्व कप का इतिहास अनेक यादगार क्षणों और महान खिलाड़ियों से भरा हुआ है। विभिन्न देशों ने इस प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है और करोड़ों दर्शकों को रोमांचक मुकाबलों का आनंद प्रदान किया है। विश्व कप केवल खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि वैश्विक उत्सव बन चुका है, जिसमें विभिन्न संस्कृतियां और राष्ट्र एक साथ आते हैं। महिला फुटबॉल के विकास के साथ फीफा महिला विश्व कप का महत्व भी लगातार बढ़ा है। यह प्रतियोगिता महिला खिलाड़ियों को वैश्विक मंच प्रदान करती है और महिला फुटबॉल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। हाल के दशकों में महिला फुटबॉल की लोकप्रियता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और कई देशों में महिला लीगों का स्तर भी लगातार ऊंचा हो रहा है। महाद्वीपीय स्तर पर भी कई प्रतिष्ठित प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। यूरोपीय चैंपियनशिप, कोपा अमेरिका, एएफसी एशियन कप, अफ्रीका कप ऑफ नेशंस और कॉनकाकाफ गोल्ड कप अपने अपने क्षेत्रों की प्रमुख राष्ट्रीय टीम प्रतियोगिताएं हैं। इन टूर्नामेंटों में महाद्वीप की सर्वश्रेष्ठ टीमें प्रतिस्पर्धा करती हैं और क्षेत्रीय श्रेष्ठता के लिए संघर्ष करती हैं। क्लब फुटबॉल की दुनिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अधिकांश खिलाड़ी अपने करियर का अधिकांश समय क्लबों के लिए खेलते हैं। घरेलू लीग प्रतियोगिताएं क्लब फुटबॉल की रीढ़ होती है। इंग्लैंड की प्रीमियर लीग, स्पेन की ला लीगा, जर्मनी की बुंडेसलीगा, इटली की सीरी ए और फ्रांस की लीग एक दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पेशेवर लीगों में शामिल हैं। इन प्रतियोगिताओं में प्रत्येक सीजन के दौरान क्लब खिताब जीतने और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्थान प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं। यूएफए चैंपियंस लीग क्लब फुटबॉल की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता मानी जाती है। इसमें यूरोप के विभिन्न देशों के शीर्ष क्लब भाग लेते हैं। इस प्रतियोगिता का स्तर इतना ऊंचा होता है कि इसे कई बार विश्व कप के बाद सबसे महत्वपूर्ण फुटबॉल प्रतियोगिता माना जाता है। इसके मैचों को दुनिया भर में करोड़ों लोग देखते हैं। इसी प्रकार दक्षिण अमेरिका में कोपा लिबर्टाडोरेस का विशेष महत्व है। यह प्रतियोगिता दक्षिण अमेरिकी क्लब फुटबॉल का सर्वोच्च सम्मान मानी जाती है। विभिन्न महाद्वीपों में इसी प्रकार की अन्य क्लब प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं, जो स्थानीय और क्षेत्रीय फुटबॉल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। युवा फुटबॉल प्रतियोगिताएं भी वैश्विक संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। फीफा अंडर 17 और अंडर 20 विश्व कप जैसी प्रतियोगिताएं युवा प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करती हैं। कई महान खिलाड़ियों ने अपने करियर की शुरुआत इन्हीं प्रतियोगिताओं से की थी। युवा स्तर पर प्रतियोगिताएं भविष्य के सितारों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। फुटबॉल के संगठन केवल प्रतियोगिताएं आयोजित करने तक सीमित नहीं हैं। वे कोचों, रेफरियों और प्रशासकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित करते हैं। विभिन्न देशों में बुनियादी ढांचे के विकास, अकादमियों की स्थापना और महिला फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए भी अनेक योजनाएं लागू की जाती हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य खेल को अधिक समावेशी और सुलभ बनाना है। आधुनिक युग में फुटबॉल एक विशाल आर्थिक उद्योग भी बन चुका है। प्रसारण अधिकार, प्रायोजन, टिकट बिक्री और व्यापारिक गतिविधियों के माध्यम से अरबों डॉलर का राजस्व उत्पन्न होता है। इस आर्थिक शक्ति का उपयोग खेल के विकास, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और नई सुविधाओं के निर्माण में किया जाता है। हालांकि इसके साथ वित्तीय पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने की चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। फुटबॉल की वैश्विक संरचना की सबसे बड़ी विशेषता इसकी व्यापकता और एकता है। चाहे कोई खिलाड़ी किसी छोटे गांव में खेलना शुरू करे या किसी महानगर के पेशेवर क्लब में, उसके लिए उपलब्ध प्रतियोगिताओं और विकास के अवसरों का एक स्पष्ट मार्ग मौजूद होता है। यही संरचना लाखों खिलाड़ियों को अपने सपनों को साकार करने का अवसर प्रदान करती है। इस प्रकार फुटबॉल के प्रमुख संगठन और प्रतियोगिताएं इस खेल की सफलता की आधारशिला हैं। वे न केवल खेल को संचालित करते हैं, बल्कि इसके विकास, प्रसार और लोकप्रियता को भी सुनिश्चित करते हैं। इन संस्थाओं और प्रतियोगिताओं ने फुटबॉल को एक स्थानीय खेल से विश्वव्यापी आंदोलन में परिवर्तित करने में निर्णायक भूमिका निभाई है। अगले अध्याय में हम फुटबॉल विश्व कप के इतिहास, विकास और उसके वैश्विक प्रभाव का विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब छठे अध्याय में जानते हैं फीफा विश्व कप, इतिहास,
विकास और वैश्विक प्रभाव। तो दोस्तों, फुटबॉल की दुनिया में यदि किसी एक प्रतियोगिता को सर्वोच्च सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त है, तो वह फीफा विश्व कप है। यह केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि एक वैश्विक उत्सव है जो विभिन्न देशों, संस्कृतियों और करोड़ों लोगों को एक साझा भावना में जोड़ता है। हर 4 वर्ष में आयोजित होने वाला यह टूर्नामेंट दुनिया के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ियों और टीमों को एक मंच पर लाता है। विश्व कप जीतना किसी भी फुटबॉल खिलाड़ी और राष्ट्र के लिए सर्वोच्च उपलब्धियों में से एक माना जाता है। इसकी लोकप्रियता इतनी व्यापक है कि इसे पृथ्वी पर सबसे अधिक देखे जाने वाले खेल आयोजनों में गिना जाता है। विश्व कप की अवधारणा 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में विकसित हुई। उस समय फुटबॉल की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही थी और विभिन्न देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय मैचों का आयोजन होने लगा था। हालांकि ओलंपिक खेलों में फुटबॉल शामिल था, लेकिन फीफा एक ऐसी स्वतंत्र प्रतियोगिता आयोजित करना चाहता था जो केवल फुटबॉल के लिए समर्पित हो। इसी सोच के परिणाम स्वरूप विश्व कप का जन्म हुआ। फीफा के तत्कालीन अध्यक्ष जूल्स रिमे ने विश्व स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित करने का विचार प्रस्तुत किया। उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1930 में पहला फीफा विश्व कप आयोजित किया गया। इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता की मेजबानी उरुग्वे ने की। उस समय अंतर्राष्ट्रीय यात्रा कठिन और महंगी थी, इसलिए केवल 13 देशों ने भाग लिया। इनमें अधिकांश टीमें अमेरिका और यूरोप से थीं। प्रतियोगिता के अंत में मेजबान उरुग्वे ने फाइनल में अर्जेंटीना को हराकर पहला विश्व कप खिताब जीता। पहले विश्व कप की सफलता ने यह सिद्ध कर दिया कि दुनिया को ऐसी प्रतियोगिता की आवश्यकता थी। इसके बाद 1934 में इटली और 1938 में फ्रांस में विश्व कप आयोजित किए गए, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1942 और 1946 के टूर्नामेंट आयोजित नहीं हो सके। युद्ध समाप्त होने के बाद 1950 में ब्राजील में विश्व कप की वापसी हुई। यह प्रतियोगिता फुटबॉल इतिहास की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक बन गई, क्योंकि फाइनल चरण में उरुग्वे ने मेजबान ब्राजील को हराकर दुनिया को चौंका दिया। 1950 और 1960 के दशक विश्व कप के विस्तार और लोकप्रियता के वर्ष थे। इस अवधि में दक्षिण अमेरिका और यूरोप की टीमें फुटबॉल जगत पर हावी रहीं। विशेष रूप से ब्राजील ने अपनी शानदार खेल शैली और असाधारण प्रतिभाओं के बल पर दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। 1958 के विश्व कप में एक युवा खिलाड़ी ने पहली बार दुनिया को अपनी प्रतिभा से परिचित कराया। यह खिलाड़ी आगे चलकर फुटबॉल इतिहास के सबसे महान खिलाड़ियों में गिना गया। ब्राजील ने 1958 और 1962 दोनों विश्व कप जीतकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। विश्व कप के विकास में टेलीविजन प्रसारण की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण रही। 1954 के बाद से अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण तकनीक में सुधार होने लगा और 1966 तक आते आते विश्व कप लाखों दर्शकों तक पहुंचने लगा। पहली बार लोग अपने घरों में बैठकर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को खेलते हुए देख सके। इससे प्रतियोगिता की लोकप्रियता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। 1966 का विश्व कप इंग्लैंड में आयोजित हुआ और मेजबान टीम ने पहली बार खिताब जीता। यह अब तक इंग्लैंड का एकमात्र विश्व कप खिताब है। इस प्रतियोगिता ने फुटबॉल को और अधिक वैश्विक पहचान दिलाई। इसके बाद 1970 में मेक्सिको में आयोजित विश्व कप को कई विशेषज्ञ इतिहास के सबसे शानदार टूर्नामेंटों में से एक मानते हैं। रंगीन टेलीविजन प्रसारण के कारण यह प्रतियोगिता पहले से कहीं अधिक लोगों तक पहुंची। ब्राजील ने इस विश्व कप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए तीसरी बार खिताब जीता। 1970 और 1980 के दशकों में विश्व कप की लोकप्रियता लगातार बढ़ती रही। विभिन्न महाद्वीपों की टीमों ने प्रतिस्पर्धा का स्तर ऊंचा किया। यूरोप और दक्षिण अमेरिका के अलावा एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका की टीमों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू की। हालांकि उस समय तक विश्व कप के अधिकांश विजेता यूरोप और दक्षिण अमेरिका से ही आते रहे। 1982 का विश्व कप एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, क्योंकि पहली बार प्रतिभागी टीमों की संख्या 16 से बढ़ाकर 24 कर दी गई। इसका उद्देश्य अधिक देशों को विश्व मंच पर अवसर प्रदान करना था। इस विस्तार ने प्रतियोगिता को और अधिक समावेशी बनाया। बाद में 1998 में प्रतिभागी टीमों की संख्या बढ़ाकर 32 कर दी गई, जिससे दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों को बेहतर प्रतिनिधित्व मिला। 1986 का विश्व कप फुटबॉल इतिहास में विशेष स्थान रखता है।
इस प्रतियोगिता में अर्जेंटीना ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब जीता। पूरे टूर्नामेंट के दौरान अर्जेंटीना की टीम ने असाधारण खेल दिखाया और कई यादगार मैच खेले। इस विश्व कप ने साबित किया कि एक महान खिलाड़ी और संगठित टीम मिलकर इतिहास रच सकते हैं। 1990 और 2000 के दशकों में विश्व कप एक विशाल वैश्विक आयोजन बन चुका था। आधुनिक स्टेडियम, उन्नत प्रसारण तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय प्रायोजकों की भागीदारी ने इसकी आर्थिक और सांस्कृतिक शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया। 1994 का विश्व कप संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित हुआ और इसने दर्शकों की संख्या के नए रिकॉर्ड स्थापित किए। इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि फुटबॉल पारंपरिक क्षेत्रों से बाहर भी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। 2002 का विश्व कप एक और ऐतिहासिक घटना थी, क्योंकि पहली बार इसकी मेजबानी दो देशों, जापान और दक्षिण कोरिया, ने संयुक्त रूप से की। यह पहला विश्व कप था जो एशिया में आयोजित हुआ। इस प्रतियोगिता ने एशियाई फुटबॉल के विकास को नई गति प्रदान की और यह दिखाया कि विश्व कप वास्तव में वैश्विक प्रतियोगिता बन चुका है। 2010 का विश्व कप दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ, जो अफ्रीकी महाद्वीप में आयोजित पहला विश्व कप था। यह केवल खेल आयोजन नहीं, बल्कि पूरे अफ्रीका के लिए गर्व का क्षण था। इस प्रतियोगिता ने यह संदेश दिया कि फुटबॉल दुनिया के हर क्षेत्र को एकजुट करने की क्षमता रखता है। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित टूर्नामेंट ने सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। विश्व कप का प्रभाव केवल खेल तक सीमित नहीं है। यह मेजबान देशों की अर्थव्यवस्था, पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय छवि पर भी गहरा प्रभाव डालता है। विश्व कप की मेजबानी करने वाले देश नए स्टेडियम, परिवहन सुविधाएं और अन्य बुनियादी ढांचे विकसित करते हैं। लाखों पर्यटक प्रतियोगिता के दौरान मेजबान देश की यात्रा करते हैं, जिससे स्थानीय व्यवसायों को लाभ होता है। हालांकि इसके साथ लागत और संसाधनों से जुड़ी चुनौतियां भी होती हैं। विश्व कप ने अनेक महान खिलाड़ियों को वैश्विक पहचान दिलाई है। इस मंच पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी अपने देशों के नायक बन जाते हैं। विश्व कप में किया गया एक शानदार प्रदर्शन किसी खिलाड़ी के पूरे करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। यही कारण है कि अधिकांश खिलाड़ी विश्व कप में खेलने और सफल होने को अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना मानते हैं। महिला फुटबॉल के विकास के साथ महिला विश्व कप का महत्व भी लगातार बढ़ा है। फीफा महिला विश्व कप ने महिला खिलाड़ियों को वैश्विक मंच प्रदान किया है और दुनिया भर में महिला फुटबॉल को नई पहचान दी है। आज महिला विश्व कप भी लाखों दर्शकों को आकर्षित करता है और खेल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। आधुनिक युग में तकनीक ने विश्व कप को और अधिक उन्नत बना दिया है। वीडियो असिस्टेंट रेफरी, गोल लाइन तकनीक और उन्नत डेटा विश्लेषण जैसी व्यवस्थाओं ने प्रतियोगिता को अधिक निष्पक्ष और पेशेवर बनाया है। साथ ही डिजिटल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से विश्व कप अब दुनिया के लगभग हर कोने तक पहुंच चुका है। विश्व कप का सबसे बड़ा प्रभाव शायद इसकी लोगों को जोड़ने की क्षमता है। जब किसी देश की राष्ट्रीय टीम मैदान पर उतरती है, तो पूरा राष्ट्र उसके समर्थन में एकजुट हो जाता है। विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों और पृष्ठभूमियों के लोग एक ही भावना साझा करते हैं। यही एकता विश्व कप को अन्य खेल प्रतियोगिताओं से अलग बनाती है। आज फीफा विश्व कप केवल एक टूर्नामेंट नहीं, बल्कि वैश्विक संस्कृति का हिस्सा बन चुका है। ये खेल भावना, प्रतिस्पर्धा, राष्ट्रीय गौरव और मानवीय एकता का प्रतीक है। इसकी यात्रा 1930 में केवल 13 टीमों के साथ शुरू हुई थी, लेकिन आज यह अरबों लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ आयोजन बन चुका है। विश्व कप की कहानी फुटबॉल के विकास की कहानी भी है। एक ऐसा खेल जो सीमाओं को पार कर पूरी मानवता को जोड़ने की क्षमता रखता है। अगले अध्याय में हम फुटबॉल के महान खिलाड़ियों, उनके योगदान और खेल के इतिहास पर उनके प्रभाव का विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब 7वें अध्याय में जानते हैं फुटबॉल के महान खिलाड़ी और उनका योगदान। तो फुटबॉल का इतिहास केवल टूर्नामेंटों, क्लबों और नियमों का इतिहास नहीं है। ये उन महान खिलाड़ियों की कहानी भी है जिन्होंने अपने कौशल, समर्पण और असाधारण प्रदर्शन से इस खेल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इन खिलाड़ियों ने न केवल मैच जीते और रिकॉर्ड बनाए, बल्कि करोड़ों लोगों को प्रेरित भी किया। फुटबॉल के इतिहास में ऐसे अनेक खिलाड़ी हुए हैं जिनकी प्रतिभा और उपलब्धियां समय की सीमाओं को पार कर अमर हो गई हैं। उन्होंने खेल की शैली बदली, नई पीढ़ियों को प्रेरित किया और फुटबॉल को वैश्विक लोकप्रियता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फुटबॉल के शुरुआती वर्षों में
खिलाड़ियों को वह वैश्विक पहचान नहीं मिलती थी जो आज के युग में देखने को मिलती है। संचार और प्रसारण के सीमित साधनों के कारण उनकी उपलब्धियां मुख्य रूप से स्थानीय या राष्ट्रीय स्तर तक ही सीमित रहती थीं। फिर भी कुछ खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से ऐसा प्रभाव छोड़ा कि उनका नाम इतिहास में दर्ज हो गया। इन प्रारंभिक सितारों ने आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त किया और यह दिखाया कि फुटबॉल केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि एक पेशेवर और सम्मानित खेल भी बन सकता है। 20वीं शताब्दी के मध्य में फुटबॉल ने वैश्विक स्तर पर लोकप्रियता प्राप्त करनी शुरू की और इसी दौर में कई महान खिलाड़ियों का उदय हुआ। इनमें सबसे प्रमुख नामों में से एक था ब्राजील के महान खिलाड़ी पेले। उनका वास्तविक नाम एडसन अरांतेस दो नासिमेंटो था, लेकिन दुनिया उन्हें पेले के नाम से जानती है। उन्होंने कम उम्र में ही असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बनाई। पेले की विशेषता केवल गोल करने की क्षमता नहीं थी, बल्कि उनकी गति, तकनीकी कौशल, खेल की समझ और रचनात्मकता भी अद्वितीय थी। पेले ने अपने देश को 3 विश्व कप खिताब दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो आज भी एक अद्वितीय उपलब्धि मानी जाती है। उन्होंने दुनिया को यह दिखाया कि फुटबॉल केवल शक्ति का खेल नहीं, बल्कि कला का भी खेल है। उनकी लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि वे खेल जगत के पहले वैश्विक सुपरस्टारों में गिने जाते हैं। फुटबॉल के प्रचार और विकास में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। फुटबॉल इतिहास में एक और महान नाम है डिएगो माराडोना। अर्जेंटीना के इस खिलाड़ी को खेल के सबसे प्रतिभाशाली और प्रभावशाली खिलाड़ियों में गिना जाता है। मैराडोना की ड्रिबलिंग क्षमता, गेंद पर नियंत्रण और कठिन परिस्थितियों में मैच का रुख बदलने की क्षमता असाधारण थी। उन्होंने अपने देश को विश्व स्तर पर गौरव दिलाया और लाखों प्रशंसकों के दिलों में विशेष स्थान बनाया। मैराडोना की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे अकेले अपने प्रदर्शन से पूरी टीम को प्रेरित कर सकते थे। मैदान पर उनका आत्मविश्वास और नेतृत्व उन्हें अन्य खिलाड़ियों से अलग बनाता था। उन्होंने फुटबॉल को केवल परिणामों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे भावनाओं और जुनून से भी जोड़ दिया। आज भी दुनिया भर में उनके प्रशंसक उनकी उपलब्धियों को याद करते हैं। यूरोप में भी कई महान खिलाड़ियों ने फुटबॉल के इतिहास को समृद्ध बनाया। जोहन क्राइफ को आधुनिक फुटबॉल के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्वों में गिना जाता है। वे केवल एक महान खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी विचारक भी थे। उन्होंने टोटल फुटबॉल की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी खेल शैली ने आधुनिक फुटबॉल की रणनीतियों और दर्शन को गहराई से प्रभावित किया। क्रूइफ की विशेषता यह थी कि वे खेल को केवल मैदान पर ही नहीं, बल्कि उसके पीछे की रणनीतियों और सिद्धांतों के स्तर पर भी समझते थे। बाद में कोच के रूप में भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी सोच ने अनेक खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को प्रेरित किया और आधुनिक फुटबॉल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जर्मनी के फ्रांस बेकनबावर को फुटबॉल इतिहास के सबसे महान रक्षात्मक खिलाड़ियों में गिना जाता है। उन्होंने लिबेरो की भूमिका को नई पहचान दी। उनकी नेतृत्व क्षमता और खेल की समझ ने उन्हें विशेष बनाया। वे उन दुर्लभ व्यक्तियों में शामिल हैं जिन्होंने खिलाड़ी और कोच दोनों रूपों में विश्व स्तरीय सफलता प्राप्त की। फुटबॉल के इतिहास में फ्रांस के जिनेडिन जिदाने का नाम भी अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी तकनीकी क्षमता, गेंद पर नियंत्रण और रचनात्मकता ने उन्हें अपने समय का सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर बना दिया। वे उन खिलाड़ियों में से थे जो कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहकर खेल की दिशा बदल सकते थे। उनकी खेल शैली सौंदर्य और प्रभावशीलता का उत्कृष्ट मिश्रण थी। 21वीं शताब्दी में फुटबॉल ने नए सितारों का उदय देखा। इनमें सबसे चर्चित नामों में से एक है लायनल मेसी। मेसी को उनके असाधारण ड्रिबलिंग कौशल, सटीक पासिंग, गोल करने की क्षमता और खेल की अद्भुत समझ के लिए जाना जाता है। बचपन में शारीरिक चुनौतियों का सामना करने के बावजूद उन्होंने अपनी प्रतिभा और मेहनत के बल पर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में स्थान बनाया। मेसी की सबसे बड़ी विशेषता उनकी निरंतरता रही है। उन्होंने वर्षों तक उच्चतम स्तर पर प्रदर्शन किया और अनेक व्यक्तिगत तथा सामूहिक उपलब्धियां हासिल की। उनकी विनम्रता और खेल के प्रति समर्पण ने उन्हें दुनिया भर में सम्मान दिलाया। वे आधुनिक फुटबॉल के सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। इसी युग में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी फुटबॉल पर गहरा प्रभाव छोड़ा। रोनाल्डो अपनी असाधारण फिटनेस, गोल करने की क्षमता और प्रतिस्पर्धी मानसिकता के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने विभिन्न देशों और क्लबों में सफलता प्राप्त कर यह सिद्ध किया कि कड़ी मेहनत
और अनुशासन के माध्यम से महानता हासिल की जा सकती है। रोनाल्डो की यात्रा प्रेरणादायक मानी जाती है। उन्होंने कठिन परिस्थितियों से निकलकर विश्व फुटबॉल के सर्वोच्च स्तर तक पहुंचने का उदाहरण प्रस्तुत किया। उनकी सफलता ने लाखों युवाओं को अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित किया है। महान खिलाड़ियों का योगदान केवल मैदान तक सीमित नहीं होता, वे समाज पर भी गहरा प्रभाव डालते हैं। कई खिलाड़ी शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल कल्याण और सामाजिक विकास से जुड़े कार्यों में सक्रिय रहते हैं। उनकी लोकप्रियता उन्हें समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का अवसर प्रदान करती है। फुटबॉल सितारे अक्सर युवाओं के आदर्श बन जाते हैं और उनके व्यवहार तथा मूल्यों का प्रभाव समाज पर पड़ता है। महिला फुटबॉल में भी अनेक महान खिलाड़ियों ने इतिहास रचा है। महिलाओं के फुटबॉल के विकास में कई खिलाड़ियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए महिला फुटबॉल को नई पहचान दिलाई और आने वाली पीढ़ियों के लिए अवसरों का विस्तार किया। आज महिला फुटबॉल की बढ़ती लोकप्रियता में इन अग्रणी खिलाड़ियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। फुटबॉल के महान खिलाड़ियों की एक और विशेषता उनकी नेतृत्व क्षमता होती है। वे केवल स्वयं अच्छा प्रदर्शन नहीं करते, बल्कि अपने साथियों को भी बेहतर खेलने के लिए प्रेरित करते हैं। कठिन परिस्थितियों में उनका आत्मविश्वास और दृढ़ता पूरी टीम का मनोबल बढ़ाती है। यही गुण उन्हें सामान्य खिलाड़ियों से अलग बनाते हैं। महान खिलाड़ी अक्सर खेल की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं। वे नई तकनीकों का विकास करते हैं, नए मानक स्थापित करते हैं और दर्शकों को यह दिखाते हैं कि मानव क्षमता की कोई सीमा नहीं होती। उनकी उपलब्धियां खेल के इतिहास का हिस्सा बन जाती हैं और भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरणा देती हैं। फुटबॉल की लोकप्रियता में इन खिलाड़ियों का योगदान अमूल्य है। उनके कारण लाखों बच्चे पहली बार गेंद को छूते हैं, क्लबों से जुड़ते हैं और अपने सपनों को आकार देते हैं। वे केवल खिलाड़ी नहीं, बल्कि आशा, प्रेरणा और उत्कृष्टता के प्रतीक बन जाते हैं। इस प्रकार फुटबॉल के महान खिलाड़ियों ने इस खेल को केवल प्रतिस्पर्धा का माध्यम नहीं रहने दिया, बल्कि इसे कला, जुनून और मानवीय क्षमता की अभिव्यक्ति बना दिया। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि प्रतिभा, मेहनत, अनुशासन और समर्पण के माध्यम से असंभव प्रतीत होने वाले लक्ष्य भी प्राप्त किए जा सकते हैं। फुटबॉल का इतिहास इन महान खिलाड़ियों के योगदान के बिना अधूरा है, क्योंकि उन्होंने ही इस खेल को दुनिया के सबसे प्रिय और सम्मानित खेलों में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगले अध्याय में हम फुटबॉल क्लबों, उनकी संरचना, विकास और विश्व फुटबॉल में उनकी भूमिका का विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब 8वें अध्याय में जानते हैं फुटबॉल क्लबों का विकास, संरचना और विश्व फुटबॉल में उनकी भूमिका। तो फुटबॉल के इतिहास में राष्ट्रीय टीमों और विश्व कप जैसी प्रतियोगिताओं का महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन इस खेल की वास्तविक नींव फुटबॉल क्लबों पर आधारित है। अधिकांश खिलाड़ी अपने करियर का बड़ा हिस्सा क्लब फुटबॉल में बिताते हैं। क्लब ही वे संस्थाएं हैं जहां प्रतिभा का विकास होता है, खिलाड़ियों को प्रशिक्षण मिलता है, रणनीतियां विकसित होती हैं और फुटबॉल संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। आधुनिक फुटबॉल की सफलता में क्लबों की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण है कि उनके बिना इस खेल की वर्तमान वैश्विक संरचना की कल्पना करना कठिन है। फुटबॉल क्लबों का इतिहास 19वीं शताब्दी के इंग्लैंड से शुरू होता है। औद्योगिक क्रांति के दौरान बड़े शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए मनोरंजन और सामुदायिक गतिविधियों की आवश्यकता बढ़ने लगी। इसी समय विभिन्न विद्यालयों, चर्चों, कारखानों और सामाजिक संगठनों ने फुटबॉल क्लबों की स्थापना शुरू की। इन क्लबों का उद्देश्य केवल खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेना नहीं था, बल्कि स्थानीय समुदायों को एकजुट करना भी था। प्रारंभिक फुटबॉल क्लब सामान्यतः शौकिया आधार पर संचालित होते थे। खिलाड़ी अपने खाली समय में अभ्यास करते थे और स्थानीय प्रतियोगिताओं में भाग लेते थे। लेकिन जैसे जैसे फुटबॉल की लोकप्रियता बढ़ी, क्लबों के बीच प्रतिस्पर्धा भी बढ़ने लगी। दर्शकों की संख्या में वृद्धि हुई और टिकट बिक्री से आय होने लगी। इसी प्रक्रिया ने पेशेवर फुटबॉल की नींव रखी। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में कई देशों ने पेशेवर फुटबॉल को मान्यता देना शुरू किया। खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन के लिए भुगतान मिलने लगा और क्लब अधिक संगठित संस्थाओं में परिवर्तित हो गए। इस बदलाव ने खेल के स्तर को ऊंचा उठाया, क्योंकि खिलाड़ी अब पूर्णकालिक रूप से फुटबॉल पर ध्यान दे सकते थे। पेशेवर व्यवस्था ने प्रशिक्षण, फिटनेस और रणनीति के स्तर में भी सुधार किया। एक आधुनिक फुटबॉल क्लब केवल खिलाड़ियों की टीम नहीं होता, यह एक जटिल संगठन होता है जिसमें विभिन्न विभाग और विशेषज्ञ कार्य करते हैं। क्लब का प्रशासनिक ढांचा सामान्यतः अध्यक्ष,
निदेशक मंडल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अन्य अधिकारियों से मिलकर बना होता है। ये लोग वित्तीय प्रबंधन, व्यावसायिक रणनीति और दीर्घकालिक योजनाओं की देखरेख करते हैं। किसी भी फुटबॉल क्लब का सबसे महत्वपूर्ण खेल संबंधी नेतृत्व कोच या प्रबंधक के हाथ में होता है। कोच टीम की रणनीति तय करता है, खिलाड़ियों का चयन करता है और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करता है। आधुनिक फुटबॉल में कोच की भूमिका केवल मैच के दौरान निर्देश देने तक सीमित नहीं रहती। वह खिलाड़ियों के शारीरिक, मानसिक और सामरिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। खिलाड़ियों के अलावा क्लबों में फिटनेस प्रशिक्षक, गोलकीपर कोच, चिकित्सा विशेषज्ञ, फिजियोथेरेपिस्ट, पोषण विशेषज्ञ और खेल वैज्ञानिक भी कार्य करते हैं। इन विशेषज्ञों का उद्देश्य खिलाड़ियों को सर्वोत्तम शारीरिक और मानसिक स्थिति में बनाए रखना होता है। आधुनिक फुटबॉल में खेल विज्ञान का महत्व लगातार बढ़ रहा है और क्लब अपने खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। फुटबॉल क्लबों की सफलता का एक प्रमुख आधार उनकी युवा अकादमियां होती हैं। युवा खिलाड़ियों के विकास के लिए स्थापित ये अकादमियां भविष्य की प्रतिभाओं को तैयार करती हैं। बच्चे कम उम्र में ही क्लब की प्रशिक्षण प्रणाली में शामिल हो जाते हैं और उन्हें तकनीकी कौशल, फिटनेस, अनुशासन तथा खेल भावना का प्रशिक्षण दिया जाता है। कई महान खिलाड़ियों ने अपने करियर की शुरुआत क्लब अकादमियों से ही की थी। युवा विकास कार्यक्रम क्लबों के लिए केवल खेल संबंधी ही नहीं, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होते हैं। यदि कोई क्लब अपनी अकादमी से प्रतिभाशाली खिलाड़ी विकसित करता है, तो उसे महंगे खिलाड़ियों को खरीदने की आवश्यकता कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त सफल युवा खिलाड़ियों का स्थानांतरण क्लब के लिए आय का महत्वपूर्ण स्रोत भी बन सकता है। क्लब फुटबॉल की संरचना सामान्यतः लीग प्रणाली पर आधारित होती है। अधिकांश देशों में विभिन्न स्तरों की लीगें होती हैं। शीर्ष स्तर की लीग में देश के सर्वश्रेष्ठ क्लब भाग लेते हैं, जबकि निचले स्तरों में छोटे और विकासशील क्लब प्रतिस्पर्धा करते हैं। इस प्रणाली की विशेषता पदोन्नति और अवनति की व्यवस्था है। सफल टीमें ऊंचे स्तर पर पहुंचती हैं और कमजोर प्रदर्शन करने वाली टीमें निचले स्तर पर चली जाती हैं। यह व्यवस्था प्रतियोगिता को अत्यंत रोमांचक बनाती है। केवल खिताब जीतने की दौड़ ही महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि पदोन्नति प्राप्त करना और अवनति से बचना भी क्लबों के लिए बड़ा लक्ष्य होता है। इससे लीग के प्रत्येक मैच का महत्व बढ़ जाता है। घरेलू लीग प्रतियोगिताओं के अलावा कप प्रतियोगिताएं भी क्लब फुटबॉल का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इन प्रतियोगिताओं में विभिन्न स्तरों के क्लब एक दूसरे के विरुद्ध खेल सकते हैं। कई बार छोटे क्लब बड़ी टीमों को हराकर इतिहास रच देते हैं। यही अनिश्चितता और रोमांच कप प्रतियोगिताओं को विशेष बनाता है। यूरोप में क्लब फुटबॉल का सर्वोच्च स्तर महाद्वीपीय प्रतियोगिताओं में देखा जाता है। विभिन्न देशों की शीर्ष टीमें एक दूसरे के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा करती हैं और महाद्वीपीय चैंपियन बनने का प्रयास करती हैं। इन प्रतियोगिताओं ने क्लब फुटबॉल को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है और दुनिया भर के दर्शकों को आकर्षित किया है। दक्षिण अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और अन्य क्षेत्रों में भी महाद्वीपीय क्लब प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इन टूर्नामेंटों के माध्यम से विभिन्न देशों के क्लबों को अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। साथ ही यह प्रतियोगिताएं स्थानीय फुटबॉल के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। फुटबॉल क्लब केवल खेल संस्थाएं नहीं होते, बल्कि वे अपने समुदायों की पहचान का हिस्सा बन जाते हैं। किसी शहर या क्षेत्र के लोग अपने क्लब से गहरा भावनात्मक संबंध रखते हैं। क्लब की जीत उन्हें गर्व का अनुभव कराती है और हार उन्हें निराश कर सकती है। यही भावनात्मक जुड़ाव फुटबॉल को अन्य कई खेलों से अलग बनाता है। कई क्लबों का इतिहास 100 वर्षों से भी अधिक पुराना है। उन्होंने युद्धों, आर्थिक संकटों और सामाजिक परिवर्तनों के बावजूद अपनी पहचान बनाए रखी है। ऐसे क्लब केवल खेल संगठन नहीं, बल्कि सांस्कृतिक संस्थाएं बन चुके हैं। उनकी परंपराएं, प्रतीक और इतिहास लाखों समर्थकों के जीवन का हिस्सा होते हैं। फुटबॉल क्लबों का आर्थिक महत्व भी अत्यधिक बढ़ चुका है। आधुनिक युग में टिकट बिक्री, प्रसारण अधिकार, प्रायोजन, विज्ञापन और वस्तुओं की बिक्री से क्लबों को विशाल आय प्राप्त होती है। कई बड़े क्लब वैश्विक ब्रांड बन चुके हैं और दुनिया भर में उनके समर्थक मौजूद हैं। इस आर्थिक शक्ति ने क्लबों को अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित करने और विश्व स्तरीय खिलाड़ियों को आकर्षित करने में सक्षम बनाया है। हालांकि आर्थिक विकास के साथ चुनौतियां भी सामने आई हैं। वित्तीय असंतुलन, अत्यधिक खर्च और प्रतिस्पर्धात्मक असमानता
जैसे मुद्दे क्लब फुटबॉल के सामने महत्वपूर्ण प्रश्न बनकर उभरे हैं। कई फुटबॉल संगठन वित्तीय नियमों के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि क्लब दीर्घकालिक रूप से स्थिर बने रहें। महिला क्लब फुटबॉल का विकास भी हाल के दशकों में उल्लेखनीय रहा है। अनेक देशों में महिला लीगों का स्तर तेजी से ऊंचा हुआ है और महिला क्लबों को अधिक संसाधन तथा समर्थन प्राप्त हो रहा है। इससे महिला खिलाड़ियों को पेशेवर अवसर मिलने लगे हैं और खेल की लोकप्रियता में वृद्धि हुई है। आधुनिक तकनीक ने क्लब फुटबॉल को नई दिशा दी है। डेटा विश्लेषण, प्रदर्शन ट्रैकिंग, वीडियो अध्ययन और खेल विज्ञान के उपयोग से क्लब खिलाड़ियों के प्रदर्शन को अधिक प्रभावी ढंग से समझ और सुधार सकते हैं। भर्ती और प्रतिभा खोज की प्रक्रियाएं भी पहले की तुलना में अधिक वैज्ञानिक हो गई हैं। फुटबॉल क्लबों की एक और महत्वपूर्ण भूमिका सामाजिक विकास में दिखाई देती है। कई क्लब शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक विकास से जुड़े कार्यक्रम संचालित करते हैं। वे अपने प्रभाव और लोकप्रियता का उपयोग सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए करते हैं। इससे क्लबों की भूमिका खेल के मैदान से कहीं आगे तक विस्तारित हो जाती है। इस प्रकार फुटबॉल क्लब आधुनिक फुटबॉल की रीढ़ है। वे खिलाड़ियों को विकसित करते हैं, प्रतियोगिताओं को जीवंत बनाते हैं, समुदायों को जोड़ते हैं और खेल की संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। क्लबों के बिना न तो विश्व स्तरीय खिलाड़ी तैयार हो सकते हैं और न ही फुटबॉल की वैश्विक लोकप्रियता कायम रह सकती है। उनका योगदान खेल, समाज और संस्कृति तीनों क्षेत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगले अध्याय में हम फुटबॉल के प्रशंसकों, समर्थक संस्कृति और समाज पर फुटबॉल के व्यापक प्रभाव का विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब 9वें अध्याय में जानते हैं फुटबॉल प्रशंसक, समर्थक संस्कृति और समाज पर फुटबॉल का प्रभाव। तो फुटबॉल को दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल केवल इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि इसे करोड़ों लोग खेलते हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि अरबों लोग इसे देखते, समझते और इसके प्रति गहरी भावनात्मक निष्ठा रखते हैं। फुटबॉल की वास्तविक शक्ति उसके प्रशंसकों में निहित है। खिलाड़ी मैदान पर प्रदर्शन करते हैं, क्लब और राष्ट्रीय टीमें प्रतियोगिताओं में भाग लेती हैं, लेकिन इस पूरे खेल जगत को जीवंत बनाने वाले उसके समर्थक होते हैं। फुटबॉल प्रशंसक केवल दर्शक नहीं होते, बल्कि वे इस खेल की संस्कृति, पहचान और परंपरा का अभिन्न हिस्सा होते हैं। फुटबॉल के प्रारंभिक इतिहास से ही दर्शकों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। 19वीं शताब्दी में जब इंग्लैंड में संगठित प्रतियोगिताओं की शुरुआत हुई, तब स्थानीय समुदाय अपने क्लबों का समर्थन करने के लिए मैदानों में एकत्रित होने लगे। उस समय स्टेडियम आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नहीं थे, फिर भी हजारों लोग अपनी पसंदीदा टीमों को देखने के लिए आते थे। धीरे धीरे यह समर्थन एक सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा में बदल गया। फुटबॉल समर्थकों का अपनी टीम के साथ संबंध केवल खेल तक सीमित नहीं होता। कई लोगों के लिए उनका क्लब या राष्ट्रीय टीम उनकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। वे अपने परिवार, शहर, क्षेत्र या देश का प्रतिनिधित्व अपनी टीम में देखते हैं। यही कारण है कि किसी क्लब की जीत या हार केवल खेल परिणाम नहीं होती, बल्कि भावनात्मक अनुभव भी बन जाती है। दुनिया के अनेक हिस्सों में फुटबॉल क्लब पीढ़ियों से परिवारों की परंपरा का हिस्सा रहे हैं। दादा दादी, माता पिता और बच्चे एक ही क्लब का समर्थन करते हैं। इस प्रकार फुटबॉल केवल एक खेल नहीं रहता, बल्कि सांस्कृतिक विरासत का रूप ले लेता है। कई परिवारों में क्लब के प्रति निष्ठा जीवन भर बनी रहती है और आने वाली पीढ़ियों को भी हस्तांतरित होती है। स्टेडियम फुटबॉल संस्कृति के सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक है। मैच के दिन हजारों या लाखों समर्थक अपनी टीम का समर्थन करने के लिए एकत्रित होते हैं। वे गीत गाते हैं, झंडे लहराते हैं और अपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हैं। यह सामूहिक ऊर्जा फुटबॉल को अन्य खेलों से अलग बनाती है। जब पूरा स्टेडियम एक स्वर में अपनी टीम का समर्थन करता है, तो वह दृश्य खेल जगत के सबसे प्रभावशाली अनुभवों में से एक माना जाता है। समर्थकों द्वारा गाए जाने वाले गीत और नारों की भी विशेष भूमिका होती है। प्रत्येक क्लब और राष्ट्रीय टीम की अपनी विशिष्ट परंपराएं होती हैं। कुछ गीत दशकों से गाए जा रहे हैं और क्लब की पहचान का हिस्सा बन चुके हैं। ये गीत केवल मनोरंजन के लिए नहीं होते, बल्कि वे समर्थकों की एकता, गर्व और भावनात्मक जुड़ाव को व्यक्त करते हैं। फुटबॉल समर्थक संस्कृति में रंगों और प्रतीकों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक क्लब के अपने रंग, लोगो और परंपराएं होती हैं। समर्थक अपनी टीम की जर्सी पहनते हैं, झंडे लेकर आते हैं और विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से अपनी निष्ठा प्रदर्शित करते हैं। यह दृश्य खेल को अधिक जीवंत और आकर्षक बनाता है। फुटबॉल की लोकप्रियता का एक प्रमुख कारण इसकी सार्वभौमिकता है।
यह खेल दुनिया के लगभग हर देश में खेला और देखा जाता है। भाषा, धर्म, संस्कृति और आर्थिक स्थिति की भिन्नताओं के बावजूद लोग फुटबॉल के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। यही विशेषता इसे वास्तव में वैश्विक खेल बनाती है। विश्व कप जैसे अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट इस वैश्विक एकता का सबसे बड़ा उदाहरण है। जब राष्ट्रीय टीमें मैदान पर उतरती हैं, तो पूरा देश उनके समर्थन में खड़ा हो जाता है। विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोग एक ही लक्ष्य और भावना से जुड़ जाते हैं। इस प्रकार फुटबॉल राष्ट्रीय एकता और सामूहिक गर्व को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फुटबॉल का सामाजिक प्रभाव केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं है। कई देशों में यह सामाजिक परिवर्तन और सामुदायिक विकास का माध्यम भी बना है। फुटबॉल कार्यक्रमों का उपयोग युवाओं को शिक्षा, अनुशासन और सकारात्मक जीवन मूल्यों से जोड़ने के लिए किया जाता है। खेल के माध्यम से बच्चों और युवाओं को टीम वर्क, नेतृत्व और सम्मान जैसे गुण सिखाए जाते हैं। गरीब और वंचित समुदायों में फुटबॉल विशेष महत्व रखता है। इस खेल को खेलने के लिए अत्यधिक संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती। एक साधारण गेंद और खुला मैदान भी खेल शुरू करने के लिए पर्याप्त हो सकता है। इसी कारण फुटबॉल ने दुनिया के अनेक गरीब क्षेत्रों में लाखों युवाओं को अवसर और प्रेरणा प्रदान की है। फुटबॉल ने कई खिलाड़ियों को कठिन परिस्थितियों से निकलकर सफलता प्राप्त करने का अवसर दिया है। अनेक महान खिलाड़ी साधारण परिवारों से आए और अपनी प्रतिभा तथा मेहनत के बल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे। उनकी कहानियां दुनिया भर के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती हैं और यह संदेश देती हैं कि दृढ़ संकल्प और परिश्रम के माध्यम से बड़े लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। महिला फुटबॉल के विकास ने भी समाज पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। लंबे समय तक फुटबॉल को मुख्य रूप से पुरुषों का खेल माना जाता था, लेकिन समय के साथ महिलाओं ने भी इस क्षेत्र में अपनी क्षमता सिद्ध की। महिला फुटबॉल की बढ़ती लोकप्रियता ने लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया है और खेल के क्षेत्र में महिलाओं के लिए नए अवसर खोले हैं। फुटबॉल का आर्थिक प्रभाव भी अत्यंत व्यापक है। बड़े मैचों और प्रतियोगिताओं से पर्यटन, परिवहन, होटल उद्योग और स्थानीय व्यवसायों को लाभ होता है। क्लब और राष्ट्रीय टीमें रोजगार के अवसर भी उत्पन्न करती हैं। इस प्रकार फुटबॉल केवल खेल नहीं, बल्कि आर्थिक गतिविधियों का भी महत्वपूर्ण स्रोत बन चुका है। मीडिया और तकनीक के विकास ने फुटबॉल प्रशंसक संस्कृति को नई दिशा दी है। टेलीविजन, इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से अब समर्थक दुनिया के किसी भी हिस्से से अपनी पसंदीदा टीम का अनुसरण कर सकते हैं। वे मैच देख सकते हैं, चर्चाओं में भाग ले सकते हैं और अन्य प्रशंसकों के साथ जुड़ सकते हैं। इससे फुटबॉल का वैश्विक समुदाय पहले से कहीं अधिक मजबूत हुआ है। हालांकि समर्थक संस्कृति के साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी रही हैं। कभी-कभी अत्यधिक प्रतिस्पर्धा और भावनात्मक जुड़ाव के कारण हिंसा, असहिष्णुता और अनुचित व्यवहार जैसी समस्याएं सामने आई हैं। विभिन्न फुटबॉल संगठनों और सरकारों ने इन समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। आज खेल भावना, सम्मान और सुरक्षित वातावरण को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। फुटबॉल ने कई महत्वपूर्ण सामाजिक अभियानों का भी समर्थन किया है। नस्लवाद के विरुद्ध जागरूकता, लैंगिक समानता, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों पर फुटबॉल संगठनों और खिलाड़ियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी लोकप्रियता इन संदेशों को व्यापक समाज तक पहुंचाने में सहायता करती है। कई बार फुटबॉल राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों से भी प्रभावित हुआ है। इतिहास में ऐसे अवसर आए हैं जब फुटबॉल ने संघर्षरत समुदायों को एकजुट करने का कार्य किया। कुछ देशों में यह राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक भी बना। हालांकि खेल और राजनीति का संबंध जटिल रहा है, फिर भी फुटबॉल ने अनेक अवसरों पर संवाद और एकता को बढ़ावा दिया है। फुटबॉल की सबसे बड़ी शक्ति शायद उसकी भावनात्मक अपील में निहित है। एक गोल, एक जीत या एक महत्वपूर्ण मैच लोगों की यादों का स्थायी हिस्सा बन सकता है। समर्थक अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को फुटबॉल से जोड़कर देखते हैं। यही कारण है कि यह खेल केवल मैदान पर होने वाली गतिविधि नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों का हिस्सा बन जाता है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, अमीर से लेकर गरीब तक और विभिन्न संस्कृतियों के लोगों तक फुटबॉल सभी को जोड़ने की क्षमता रखता है। यह खेल प्रतिस्पर्धा और मनोरंजन के साथ साथ मित्रता, सहयोग और सामूहिकता की भावना को भी प्रोत्साहित करता है। इसी वजह से फुटबॉल को अक्सर दुनिया की साझा भाषा कहा जाता है। इस प्रकार फुटबॉल प्रशंसक और समर्थक संस्कृति इस खेल की आत्मा है। उनकी निष्ठा, जुनून और भागीदारी के बिना
फुटबॉल की वर्तमान लोकप्रियता संभव नहीं होती। साथ ही समाज पर इसका प्रभाव खेल की सीमाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ है। फुटबॉल लोगों को जोड़ता है, प्रेरित करता है और सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम बनता है। अगले अध्याय में हम फुटबॉल के आर्थिक, व्यावसायिक और मीडिया संबंधी पहलुओं का विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब 10वें अध्याय में जानते हैं फुटबॉल का आर्थिक, व्यावसायिक और मीडिया जगत। तो फुटबॉल आज केवल एक खेल नहीं रह गया है। यह एक विशाल वैश्विक उद्योग बन चुका है, जिसका प्रभाव खेल, व्यवसाय, मीडिया, मनोरंजन और अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों तक फैला हुआ है। करोड़ों दर्शकों, हजारों पेशेवर क्लबों, लाखों खिलाड़ियों और अरबों डॉलर के वार्षिक आर्थिक लेन देन के साथ फुटबॉल आधुनिक दुनिया के सबसे बड़े व्यावसायिक क्षेत्रों में से एक बन गया है। यदि 19वीं शताब्दी में फुटबॉल मुख्य रूप से सामुदायिक मनोरंजन का माध्यम था, तो 21वीं शताब्दी में यह एक बहुआयामी आर्थिक शक्ति के रूप में विकसित हो चुका है। फुटबॉल के आर्थिक विकास की शुरुआत तब हुई जब मैच देखने के लिए दर्शकों से टिकट शुल्क लिया जाने लगा। प्रारंभिक दौर में यह आय सीमित थी, लेकिन जैसे जैसे खेल की लोकप्रियता बढ़ी, स्टेडियमों में आने वाले दर्शकों की संख्या भी बढ़ती गई। बड़े क्लबों ने विशाल स्टेडियमों का निर्माण किया और टिकट बिक्री उनके लिए महत्वपूर्ण आय का स्रोत बन गई। आज भी टिकट बिक्री और मैच दिवस की आय कई क्लबों की आर्थिक संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि आधुनिक फुटबॉल की आर्थिक क्रांति वास्तव में टेलीविजन और प्रसारण तकनीक के विकास के साथ शुरू हुई। 20वीं शताब्दी के मध्य तक अधिकांश लोग केवल स्टेडियम में जाकर मैच देख सकते थे या समाचार पत्रों के माध्यम से परिणाम जान सकते थे। लेकिन टेलीविजन प्रसारण ने फुटबॉल को लाखों घरों तक पहुंचा दिया। इससे खेल की लोकप्रियता और व्यावसायिक मूल्य दोनों में अत्यधिक वृद्धि हुई। टेलीविजन अधिकार आधुनिक फुटबॉल की सबसे बड़ी आय के स्रोतों में से एक है। प्रसारण कंपनियां प्रमुख लीगों और प्रतियोगिताओं के मैच दिखाने के अधिकार प्राप्त करने के लिए बड़ी राशि का भुगतान करती हैं। विश्व कप, महाद्वीपीय प्रतियोगिताएं और प्रमुख घरेलू लीगें करोड़ों दर्शकों को आकर्षित करती हैं। यही दर्शक संख्या प्रसारण अधिकारों के मूल्य को बढ़ाती है। आज कई फुटबॉल संगठनों और क्लबों की वित्तीय सफलता काफी हद तक प्रसारण आय पर निर्भर करती है। प्रायोजन भी फुटबॉल उद्योग का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। बड़ी कंपनियां फुटबॉल क्लबों, प्रतियोगिताओं और खिलाड़ियों के साथ साझेदारी करती हैं। क्लबों की जर्सियों पर दिखाई देने वाले प्रायोजकों के नाम केवल विज्ञापन नहीं होते, बल्कि वे विशाल व्यावसायिक समझौतों का परिणाम होते हैं। फुटबॉल की वैश्विक लोकप्रियता कंपनियों को अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार करने का प्रभावी मंच प्रदान करती है। प्रमुख क्लबों और राष्ट्रीय टीमों के साथ जुड़ना कंपनियों के लिए प्रतिष्ठा का विषय भी माना जाता है। जब कोई प्रसिद्ध खिलाड़ी किसी ब्रांड का प्रचार करता है, तो उस ब्रांड की पहचान और विश्वसनीयता बढ़ सकती है। इसी कारण फुटबॉल और व्यापार जगत के बीच संबंध लगातार मजबूत होते गए हैं। वस्तुओं की बिक्री अर्थात मर्चेंडाइजिंग भी क्लबों की आय का एक बड़ा स्रोत है। जर्सी, स्कार्फ, टोपी, झंडे और अन्य आधिकारिक उत्पाद दुनिया भर के प्रशंसकों द्वारा खरीदे जाते हैं। कई बड़े क्लबों के समर्थक विभिन्न देशों में मौजूद हैं, जिससे उनकी वस्तुओं की बिक्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है। इस प्रकार क्लब केवल खेल संस्थाएं नहीं, बल्कि वैश्विक ब्रांड भी बन जाते हैं। फुटबॉल खिलाड़ियों का स्थानांतरण बाजार आधुनिक खेल अर्थव्यवस्था का एक विशेष पहलू है। पेशेवर क्लब खिलाड़ियों को खरीदते और बेचते हैं तथा उनके अनुबंधों का प्रबंधन करते हैं। खिलाड़ी स्थानांतरण के लिए बड़ी राशि का भुगतान किया जा सकता है। इन लेन देन में क्लब, एजेंट और खिलाड़ी सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्थानांतरण बाजार ने फुटबॉल को एक जटिल आर्थिक प्रणाली में बदल दिया है। खिलाड़ियों के वेतन भी आधुनिक फुटबॉल की आर्थिक संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। शीर्ष स्तर के खिलाड़ी दुनिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों में शामिल होते हैं। उनकी आय केवल वेतन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि विज्ञापन, प्रायोजन और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों से भी बढ़ती है। हालांकि अधिकांश पेशेवर खिलाड़ियों की आय शीर्ष सितारों की तुलना में काफी कम होती है, फिर भी फुटबॉल ने लाखों लोगों के लिए रोजगार और आर्थिक अवसर उत्पन्न किए हैं। फुटबॉल क्लबों के संचालन में वित्तीय प्रबंधन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। आधुनिक क्लबों को खिलाड़ियों के वेतन, स्थानांतरण शुल्क, स्टेडियम रखरखाव, प्रशिक्षण सुविधाओं और प्रशासनिक खर्चों का संतुलन बनाए रखना पड़ता है। यदि वित्तीय प्रबंधन उचित न हो, तो क्लब गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। इसलिए आज क्लबों में
वित्तीय विशेषज्ञ और व्यावसायिक प्रबंधक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्टेडियम भी फुटबॉल अर्थव्यवस्था के प्रमुख केंद्र हैं। आधुनिक स्टेडियम केवल मैच आयोजित करने के लिए नहीं बनाए जाते। इनमें रेस्तरां, दुकानें, सम्मेलन कक्ष और अन्य सुविधाएं भी होती हैं। कई स्टेडियम वर्ष भर विभिन्न कार्यक्रमों की मेजबानी करते हैं, जिससे अतिरिक्त आय प्राप्त होती है। इस प्रकार स्टेडियम स्वयं एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक परिसंपत्ति बन जाते हैं। फुटबॉल पर्यटन भी एक उभरता हुआ आर्थिक क्षेत्र है। लाखों प्रशंसक अपनी पसंदीदा टीमों के मैच देखने के लिए विभिन्न देशों की यात्रा करते हैं। विश्व कप, महाद्वीपीय प्रतियोगिताएं और प्रमुख क्लब मैच स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को महत्वपूर्ण लाभ पहुंचाते हैं। होटल, परिवहन सेवाएं, रेस्तरां और स्थानीय व्यवसाय इन आयोजनों से लाभान्वित होते हैं। मीडिया ने फुटबॉल की लोकप्रियता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में निर्णायक भूमिका निभाई है। प्रारंभिक वर्षों में समाचार पत्र फुटबॉल समाचारों का मुख्य स्रोत थे। बाद में रेडियो और टेलीविजन ने खेल को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाया। आज डिजिटल मीडिया और इंटरनेट ने फुटबॉल उपभोग के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों ने खिलाड़ियों, क्लबों और प्रशंसकों के बीच सीधा संवाद संभव बना दिया है। अब समर्थक अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के विचार, प्रशिक्षण और निजी जीवन की झलक तुरंत देख सकते हैं। इससे प्रशंसकों का जुड़ाव और अधिक गहरा हुआ है। क्लब भी सोशल मीडिया का उपयोग अपने ब्रांड को मजबूत करने और वैश्विक समर्थक आधार विकसित करने के लिए करते हैं। डिजिटल स्ट्रीमिंग सेवाओं ने फुटबॉल देखने के तरीकों में भी बदलाव किया है। अब दर्शक मोबाइल फोन, टैबलेट और अन्य उपकरणों पर कहीं भी मैच देख सकते हैं। इस सुविधा ने खेल को नई पीढ़ियों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म नए राजस्व मॉडल भी प्रदान कर रहे हैं। डेटा और विश्लेषण का महत्व भी तेजी से बढ़ा है। मीडिया संस्थान अब केवल मैच परिणामों की रिपोर्ट नहीं करते, बल्कि विस्तृत आंकड़ों, रणनीतिक विश्लेषण और प्रदर्शन मूल्यांकन भी प्रस्तुत करते हैं। इससे दर्शकों की खेल के प्रति समझ गहरी हुई है और फुटबॉल चर्चा अधिक वैज्ञानिक बन गई है। हालांकि फुटबॉल के आर्थिक विस्तार के साथ कुछ चुनौतियां भी सामने आई हैं। बड़े और छोटे क्लबों के बीच वित्तीय असमानता बढ़ी है। कुछ क्लबों के पास विशाल संसाधन हैं, जबकि अन्य सीमित बजट के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। यह स्थिति प्रतियोगिता के संतुलन को प्रभावित कर सकती है। विभिन्न फुटबॉल संगठनों ने वित्तीय नियमों और नियंत्रण प्रणालियों के माध्यम से इस समस्या को कम करने का प्रयास किया है। भ्रष्टाचार, वित्तीय पारदर्शिता और प्रशासनिक जवाबदेही जैसे मुद्दे भी समय समय पर चर्चा का विषय बने हैं। फुटबॉल की विशाल आर्थिक शक्ति के कारण यह आवश्यक हो गया है कि संगठनों और क्लबों का संचालन पारदर्शी और उत्तरदायी तरीके से किया जाए। इससे खेल की विश्वसनीयता और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित की जा सकती है। महिला फुटबॉल के आर्थिक अवसर भी लगातार बढ़ रहे हैं। बढ़ते दर्शक वर्ग, मीडिया कवरेज और प्रायोजन ने महिला प्रतियोगिताओं को नई पहचान दी है। यद्यपि अभी भी पुरुष फुटबॉल की तुलना में संसाधनों का अंतर मौजूद है, लेकिन विकास की गति उत्साहजनक है। भविष्य में महिला फुटबॉल आर्थिक दृष्टि से और अधिक मजबूत होने की संभावना रखता है। फुटबॉल का मीडिया और व्यावसायिक प्रभाव संस्कृति और समाज तक भी पहुंचता है। खिलाड़ी वैश्विक हस्तियां बन जाते हैं, क्लब अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बन जाते हैं और मैच सांस्कृतिक आयोजनों का रूप ले लेते हैं। इस प्रकार फुटबॉल केवल खेल उद्योग नहीं, बल्कि आधुनिक वैश्विक संस्कृति का भी महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। इस प्रकार फुटबॉल का आर्थिक, व्यावसायिक और मीडिया जगत उसके आधुनिक स्वरूप की आधारशिला है। टिकट बिक्री से लेकर डिजिटल स्ट्रीमिंग तक, स्थानीय क्लबों से लेकर वैश्विक ब्रांडों तक और स्टेडियमों से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों तक, फुटबॉल ने एक विशाल और जटिल आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित कर लिया है। यह प्रणाली खेल के विकास, लोकप्रियता और स्थिरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगले अध्याय में हम फुटबॉल में विज्ञान, तकनीक, प्रशिक्षण और प्रदर्शन विकास के आधुनिक पहलुओं का विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब 11वें अध्याय में जानते हैं फुटबॉल में विज्ञान, तकनीक, प्रशिक्षण और प्रदर्शन विकास। तो फुटबॉल के प्रारंभिक इतिहास में खिलाड़ियों की सफलता मुख्य रूप से प्राकृतिक प्रतिभा, अनुभव और अभ्यास पर निर्भर करती थी। उस समय प्रशिक्षण अपेक्षाकृत सरल होता था और खेल विज्ञान की भूमिका बहुत सीमित थी। लेकिन 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और विशेष रूप से 21वीं शताब्दी में फुटबॉल ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति देखी है।
आज का फुटबॉल केवल कौशल और रणनीति का खेल नहीं है, बल्कि यह खेल विज्ञान, चिकित्सा, पोषण, डेटा विश्लेषण और आधुनिक तकनीक का भी उत्कृष्ट उदाहरण बन चुका है। आधुनिक क्लब और राष्ट्रीय टीमें खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए वैज्ञानिक तरीकों का व्यापक उपयोग करती हैं। फुटबॉल में खेल विज्ञान का मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों की क्षमता को अधिकतम स्तर तक विकसित करना और चोटों के जोखिम को कम करना है। वैज्ञानिक अनुसंधान ने यह स्पष्ट किया है कि उच्च स्तरीय प्रदर्शन केवल तकनीकी कौशल से संभव नहीं है। इसके लिए शारीरिक फिटनेस, मानसिक तैयारी, पोषण, विश्राम और पुनर्प्राप्ति जैसे अनेक कारकों का संतुलित होना आवश्यक है। इसी कारण आधुनिक फुटबॉल में वैज्ञानिक विशेषज्ञों की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। शारीरिक फिटनेस किसी भी फुटबॉल खिलाड़ी की सफलता की आधारशिला मानी जाती है। एक पेशेवर खिलाड़ी को पूरे मैच के दौरान लगातार दौड़ना, दिशा बदलना, तेज गति से प्रतिक्रिया देना और शारीरिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है। आधुनिक अनुसंधानों के अनुसार शीर्ष स्तर के खिलाड़ी एक मैच में कई किलोमीटर तक दौड़ सकते हैं। इसलिए उनकी सहन शक्ति, गति और ताकत का विकास अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम अब पहले की तुलना में कहीं अधिक व्यवस्थित और वैज्ञानिक हो चुके हैं। खिलाड़ियों के लिए अलग अलग प्रकार के अभ्यास तैयार किए जाते हैं। कुछ अभ्यास गति बढ़ाने के लिए होते हैं, कुछ शक्ति विकास के लिए और कुछ तकनीकी कौशल को सुधारने के लिए। कोच और फिटनेस विशेषज्ञ खिलाड़ियों की आवश्यकताओं के अनुसार व्यक्तिगत प्रशिक्षण योजनाएं तैयार करते हैं। इससे प्रत्येक खिलाड़ी अपनी क्षमता के अनुसार सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सकता है। शक्ति प्रशिक्षण आधुनिक फुटबॉल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। पहले यह माना जाता था कि अत्यधिक शक्ति प्रशिक्षण खिलाड़ियों की गति को प्रभावित कर सकता है, लेकिन आधुनिक विज्ञान ने यह सिद्ध किया है कि संतुलित शक्ति प्रशिक्षण प्रदर्शन को बेहतर बनाता है। मजबूत मांसपेशियां खिलाड़ियों को तेज दौड़ने, अधिक ऊंची छलांग लगाने और शारीरिक संघर्षों में बेहतर प्रदर्शन करने में सहायता करती हैं। लचीलापन और संतुलन भी प्रशिक्षण के महत्वपूर्ण पहलू हैं। फुटबॉल में अचानक दिशा परिवर्तन और जटिल शारीरिक गतिविधियां सामान्य बात हैं। यदि खिलाड़ी का शरीर पर्याप्त रूप से लचीला नहीं है, तो चोट लगने का जोखिम बढ़ सकता है। इसीलिए स्ट्रेचिंग, संतुलन अभ्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण को नियमित कार्यक्रम का हिस्सा बनाया जाता है। पोषण विज्ञान ने फुटबॉल प्रशिक्षण में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। आधुनिक खिलाड़ी केवल अभ्यास पर ही ध्यान नहीं देते, बल्कि अपने भोजन और पोषण पर भी विशेष ध्यान देते हैं। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने, मांसपेशियों की मरम्मत करने और प्रदर्शन बनाए रखने के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। पोषण विशेषज्ञ खिलाड़ियों की उम्र, शारीरिक स्थिति और प्रशिक्षण की तीव्रता के अनुसार भोजन योजनाएं तैयार करते हैं। कार्बोहाइड्रेट खिलाड़ियों को ऊर्जा प्रदान करते हैं, जबकि प्रोटीन मांसपेशियों की मरम्मत और विकास में सहायता करते हैं। विटामिन और खनिज शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक होते हैं। इसके अतिरिक्त पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि निर्जलीकरण प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है। आधुनिक फुटबॉल में जल संतुलन की निगरानी भी वैज्ञानिक तरीकों से की जाती है। चोटों की रोकथाम और उपचार खेल विज्ञान का एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है। फुटबॉल एक शारीरिक खेल है और खिलाड़ियों को विभिन्न प्रकार की चोटों का सामना करना पड़ सकता है। आधुनिक चिकित्सा और फिजियोथेरेपी ने चोटों के उपचार को अधिक प्रभावी बना दिया है। विशेषज्ञ खिलाड़ी की स्थिति का मूल्यांकन करते हैं और पुनर्वास कार्यक्रम तैयार करते हैं, ताकि वह सुरक्षित रूप से खेल में वापसी कर सके। फिजियोथेरेपिस्ट आधुनिक फुटबॉल टीमों का अनिवार्य हिस्सा बन चुके हैं। वे खिलाड़ियों की मांसपेशियों, जोड़ों और शरीर की अन्य संरचनाओं की देखभाल करते हैं। प्रशिक्षण और मैचों के बाद पुनर्प्राप्ति प्रक्रियाएं भी उनके मार्गदर्शन में संचालित की जाती हैं। इन प्रक्रियाओं का उद्देश्य थकान को कम करना और शरीर को अगले प्रदर्शन के लिए तैयार करना होता है। मानसिक तैयारी भी आधुनिक फुटबॉल में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों पर भारी दबाव होता है। उन्हें लाखों दर्शकों, मीडिया और परिणामों की अपेक्षाओं का सामना करना पड़ता है। खेल मनोवैज्ञानिक खिलाड़ियों को तनाव प्रबंधन, आत्मविश्वास निर्माण और एकाग्रता बनाए रखने में सहायता करते हैं। मानसिक दृढ़ता अक्सर बड़े मैचों में निर्णायक भूमिका निभाती है। कई बार दो टीमें शारीरिक और तकनीकी दृष्टि से लगभग समान होती हैं, लेकिन मानसिक रूप से अधिक मजबूत टीम बेहतर प्रदर्शन करती है। इसी कारण मानसिक प्रशिक्षण को आधुनिक फुटबॉल कार्यक्रमों में विशेष महत्व दिया जाता है।
तकनीक ने फुटबॉल के प्रशिक्षण और प्रदर्शन विश्लेषण को पूरी तरह बदल दिया है। आज खिलाड़ी और कोच विभिन्न डिजिटल उपकरणों का उपयोग करते हैं। जीपीएस ट्रैकिंग उपकरण खिलाड़ियों की दौड़, गति और कार्यभार को मापते हैं। इससे कोच यह समझ सकते हैं कि खिलाड़ी कितना प्रयास कर रहा है और उसे कितने विश्राम की आवश्यकता है। वीडियो विश्लेषण आधुनिक फुटबॉल का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण बन चुका है। प्रत्येक मैच और प्रशिक्षण सत्र को रिकॉर्ड किया जा सकता है। कोच और खिलाड़ी बाद में इन वीडियो का अध्ययन करके अपनी गलतियों और सफलताओं का विश्लेषण करते हैं। इससे रणनीतिक समझ में सुधार होता है और प्रदर्शन को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। डेटा विश्लेषण ने फुटबॉल को अधिक वैज्ञानिक बना दिया है। आज क्लब खिलाड़ियों के प्रदर्शन से संबंधित हजारों आंकड़े एकत्र करते हैं। पासिंग की सटीकता, दौड़ की दूरी, गेंद पर नियंत्रण और रक्षात्मक योगदान जैसे अनेक पहलुओं का विश्लेषण किया जाता है। इन आंकड़ों के आधार पर निर्णय लेना पहले की तुलना में अधिक सटीक हो गया है। खिलाड़ी भर्ती और प्रतिभा पहचान में भी तकनीक की भूमिका बढ़ी है। क्लब अब केवल पारंपरिक स्काउटिंग पर निर्भर नहीं रहते। वे डेटा और वीडियो विश्लेषण का उपयोग करके दुनिया भर की प्रतिभाओं की पहचान कर सकते हैं। इससे खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया अधिक व्यापक और प्रभावी हो गई है। फुटबॉल में उपयोग होने वाली गेंद और उपकरण भी तकनीकी प्रगति का परिणाम है। आधुनिक गेंदों को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि वे संतुलित, टिकाऊ और नियंत्रित हों। जूतों के निर्माण में हल्की और मजबूत सामग्री का उपयोग किया जाता है ताकि खिलाड़ी अधिक आराम और प्रदर्शन प्राप्त कर सकें। रेफरी निर्णयों में तकनीक का उपयोग भी महत्वपूर्ण विकास रहा है। गोल लाइन तकनीक यह निर्धारित करती है कि गेंद पूरी तरह गोल रेखा पार कर चुकी है या नहीं। वीडियो असिस्टेंट रेफरी प्रणाली महत्वपूर्ण निर्णयों की समीक्षा करने में सहायता करती है। इन तकनीकों का उद्देश्य खेल को अधिक निष्पक्ष बनाना है। महिला फुटबॉल ने भी विज्ञान और तकनीक के लाभों को अपनाया है। महिला खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम, चिकित्सा अनुसंधान और प्रदर्शन विश्लेषण विकसित किए गए हैं। इससे महिला फुटबॉल का स्तर लगातार ऊंचा हो रहा है और खिलाड़ियों को बेहतर अवसर मिल रहे हैं। भविष्य में फुटबॉल में विज्ञान और तकनीक की भूमिका और अधिक बढ़ने की संभावना है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उन्नत डेटा विश्लेषण और नई चिकित्सा तकनीकें खिलाड़ियों के विकास और प्रदर्शन को नई दिशा दे सकती हैं। हालांकि यह भी महत्वपूर्ण है कि तकनीकी प्रगति खेल की मूल भावना और मानवीय तत्वों को बनाए रखते हुए आगे बढ़े। फुटबॉल की सुंदरता केवल आंकड़ों या मशीनों में नहीं, बल्कि खिलाड़ियों की रचनात्मकता, भावनाओं और प्रतिस्पर्धात्मक भावना में भी निहित है। विज्ञान और तकनीक का उद्देश्य इन गुणों को प्रतिस्थापित करना नहीं, बल्कि उन्हें बेहतर बनाने में सहायता करना है। इस प्रकार आधुनिक फुटबॉल में विज्ञान, तकनीक, प्रशिक्षण और प्रदर्शन विकास ने खेल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। वैज्ञानिक अनुसंधान, उन्नत उपकरण और आधुनिक प्रशिक्षण विधियां खिलाड़ियों को अधिक फिट, कुशल और सुरक्षित बनाती हैं। साथ ही ये नवाचार खेल को अधिक प्रतिस्पर्धी और रोमांचक बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगले और अंतिम अध्याय में हम फुटबॉल के भविष्य, उसकी चुनौतियों और आने वाले वर्षों में उसके संभावित विकास का विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब आखिरी और 12वें अध्याय में जानते हैं फुटबॉल का भविष्य, चुनौतियां और आने वाले युग की संभावनाएं। तो दोस्तों, फुटबॉल का इतिहास निरंतर विकास, परिवर्तन और नवाचार की कहानी रहा है। साधारण स्थानीय खेल के रूप में शुरू हुई यह यात्रा आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली खेल तक पहुंच चुकी है। अरबों प्रशंसकों, लाखों खिलाड़ियों और विशाल आर्थिक तथा सांस्कृतिक प्रभाव के साथ फुटबॉल 21वीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक गतिविधियों में से एक बन चुका है। लेकिन किसी भी जीवंत और विकसित होते क्षेत्र की तरह फुटबॉल भी नई चुनौतियों और अवसरों का सामना कर रहा है। भविष्य का फुटबॉल कैसा होगा, यह प्रश्न खिलाड़ियों, प्रशंसकों, क्लबों, संगठनों और विशेषज्ञों सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। फुटबॉल के भविष्य को समझने के लिए उसके वर्तमान स्वरूप का अध्ययन आवश्यक है। आधुनिक युग में खेल की लोकप्रियता निरंतर बढ़ रही है। विश्व के लगभग हर देश में फुटबॉल खेला और देखा जाता है। नई तकनीकों, डिजिटल मीडिया और वैश्विक प्रसारण नेटवर्क ने इसे पहले से कहीं अधिक सुलभ बना दिया है। आज एक प्रशंसक अपने मोबाइल फोन पर दुनिया के किसी भी हिस्से में होने वाला मैच देख सकता है। यह वैश्विक पहुंच भविष्य में और अधिक विस्तारित होने की संभावना रखती है। तकनीक आने वाले वर्षों में फुटबॉल के विकास की सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों में से एक होगी।
वीडियो असिस्टेंट, रेफरी, गोल लाइन तकनीक और डेटा विश्लेषण जैसी प्रणालियां पहले ही खेल का हिस्सा बन चुकी हैं। भविष्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग और उन्नत सेंसर तकनीकें खिलाड़ियों के प्रदर्शन, रणनीति निर्माण और रेफरी निर्णयों को और अधिक प्रभावी बना सकती हैं। क्लब और राष्ट्रीय टीमें पहले से कहीं अधिक सटीक आंकड़ों के आधार पर निर्णय लेने में सक्षम होंगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से कोचिंग और प्रशिक्षण में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आ सकते हैं। भविष्य में कंप्यूटर प्रणाली खिलाड़ियों की गतिविधियों का विश्लेषण करके उनकी ताकत और कमजोरियों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर सकती है। इससे प्रशिक्षण कार्यक्रम अधिक व्यक्तिगत और प्रभावी बन सकते हैं। खिलाड़ियों के प्रदर्शन का पूर्वानुमान लगाने और चोटों के जोखिम को कम करने में भी तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। खेल विज्ञान का महत्व भी लगातार बढ़ेगा। भविष्य के खिलाड़ी अधिक फिट, तेज और तकनीकी रूप से सक्षम होंगे। पोषण, पुनर्प्राप्ति और चिकित्सा अनुसंधान में प्रगति खिलाड़ियों को लंबे समय तक उच्च स्तर पर प्रदर्शन करने में सहायता करेगी। आधुनिक चिकित्सा तकनीकें गंभीर चोटों से उबरने की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बना सकती हैं। इससे खिलाड़ियों के करियर की अवधि बढ़ने की संभावना है। महिला फुटबॉल का विकास भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। पिछले कुछ दशकों में महिला फुटबॉल ने उल्लेखनीय प्रगति की है। दर्शकों की संख्या, मीडिया कवरेज और आर्थिक निवेश में लगातार वृद्धि हुई है। आने वाले वर्षों में महिला प्रतियोगिताओं का स्तर और अधिक ऊंचा होने की संभावना है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि महिला फुटबॉल भविष्य में खेल उद्योग के सबसे तेजी से विकसित होने वाले क्षेत्रों में से एक होगा। युवा खिलाड़ियों का विकास भी फुटबॉल के भविष्य का आधार है। विभिन्न देशों में अकादमियां और प्रशिक्षण केंद्र नई प्रतिभाओं को तैयार कर रहे हैं। भविष्य में प्रतिभा पहचान की प्रक्रिया और अधिक वैज्ञानिक हो जाएगी। डेटा विश्लेषण और डिजिटल तकनीक के माध्यम से दुनिया के दूरस्थ क्षेत्रों में मौजूद प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को भी अवसर मिल सकेंगे। इससे फुटबॉल का वैश्विक प्रतिभा आधार और व्यापक होगा। हालांकि विकास के साथ चुनौतियां भी मौजूद हैं। आर्थिक असमानता आधुनिक फुटबॉल की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। कुछ बड़े क्लबों और लीगों के पास अत्यधिक संसाधन हैं, जबकि छोटे क्लब सीमित बजट के साथ संघर्ष करते हैं। यदि यह अंतर बहुत अधिक बढ़ता है तो प्रतिस्पर्धा का संतुलन प्रभावित हो सकता है। इसलिए फुटबॉल संगठनों के सामने यह चुनौती होगी कि वे आर्थिक विकास और प्रतिस्पर्धात्मक निष्पक्षता के बीच संतुलन बनाए रखें। वित्तीय पारदर्शिता और उत्तरदायित्व भी भविष्य में महत्वपूर्ण विषय बने रहेंगे। फुटबॉल में अरबों डॉलर का निवेश होता है और इसके साथ वित्तीय अनियमितताओं का जोखिम भी बढ़ जाता है। खेल की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए संगठनों और क्लबों को पारदर्शी प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अपनाना होगा। मजबूत नियामक ढांचे और प्रभावी निगरानी प्रणालियां इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। खिलाड़ियों के कार्यभार से जुड़ी चिंताएं भी बढ़ रही हैं। आधुनिक फुटबॉल कैलेंडर अत्यंत व्यस्त हो चुका है। शीर्ष खिलाड़ी घरेलू लीग, कप प्रतियोगिताओं, महाद्वीपीय टूर्नामेंटों और अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगातार भाग लेते हैं। इससे शारीरिक और मानसिक थकान की समस्या उत्पन्न हो सकती है। भविष्य में प्रतियोगिताओं के कार्यक्रम और खिलाड़ियों की भलाई के बीच संतुलन स्थापित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती होगी। जलवायु परिवर्तन भी फुटबॉल के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। अत्यधिक तापमान, अनियमित मौसम और पर्यावरणीय चुनौतियां मैचों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर प्रभाव डाल सकती हैं। कई संगठन पहले से ही पर्यावरणीय स्थिरता को अपनी योजनाओं का हिस्सा बना रहे हैं। भविष्य में ऊर्जा दक्ष स्टेडियम, पर्यावरण अनुकूल परिवहन और टिकाऊ आयोजन प्रक्रियाएं अधिक महत्वपूर्ण हो सकती हैं। फुटबॉल की वैश्विक लोकप्रियता नई बाजारों तक भी पहुंच रही है। एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका में खेल के प्रति रुचि तेजी से बढ़ रही है। इन क्षेत्रों में बढ़ते निवेश और बुनियादी ढांचे के विकास से वैश्विक फुटबॉल संतुलन में परिवर्तन आ सकता है। भविष्य में अधिक देशों के पास विश्व स्तरीय खिलाड़ियों और प्रतिस्पर्धी राष्ट्रीय टीमों को विकसित करने की क्षमता होगी। ई स्पोर्ट्स और डिजिटल मनोरंजन का उदय भी फुटबॉल के भविष्य को प्रभावित कर रहा है। फुटबॉल वीडियो गेम और आभासी प्रतियोगिताएं लाखों लोगों को आकर्षित कर रही हैं। युवा पीढ़ी डिजिटल माध्यमों से खेल के साथ नए तरीके से जुड़ रही है। क्लब और संगठन इन प्लेटफॉर्मों का उपयोग नए दर्शकों तक पहुंचने और प्रशंसकों के साथ संबंध मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। सोशल मीडिया और डिजिटल संचार का प्रभाव भी लगातार बढ़ेगा। भविष्य में प्रशंसकों और खिलाड़ियों के बीच संवाद और अधिक प्रत्यक्ष और त्वरित हो सकता है।
इससे समर्थक संस्कृति के नए रूप विकसित होंगे। हालांकि इसके साथ गलत सूचना, ऑनलाइन दुर्व्यवहार और गोपनीयता जैसे मुद्दों का समाधान भी आवश्यक होगा। फुटबॉल में विविधता और समावेशन का महत्व भी बढ़ता जा रहा है। खेल का भविष्य तभी उज्जवल होगा जब यह सभी लोगों के लिए समान अवसर प्रदान करेगा, चाहे उनका लिंग, सामाजिक पृष्ठभूमि या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। विभिन्न संगठनों द्वारा समानता और सम्मान को बढ़ावा देने के प्रयास भविष्य में भी महत्वपूर्ण बने रहेंगे। फुटबॉल की एक बड़ी ताकत उसकी अनुकूलन क्षमता है। इतिहास में इस खेल ने अनेक परिवर्तन देखे हैं। नियमों में सुधार, पेशेवर व्यवस्था का विकास, तकनीक का समावेश और वैश्विक विस्तार। प्रत्येक परिवर्तन के साथ फुटबॉल ने स्वयं को नए युग के अनुरूप ढाला है। यही क्षमता भविष्य में भी इसके विकास का आधार बनेगी। भविष्य का फुटबॉल संभवतः अधिक तेज, अधिक वैज्ञानिक और अधिक वैश्विक होगा। खिलाड़ी बेहतर प्रशिक्षित होंगे, तकनीक अधिक उन्नत होगी और प्रशंसकों के अनुभव पहले से अधिक समृद्ध होंगे। फिर भी खेल की मूल भावना वही रहेगी: गेंद, मैदान, टीम वर्क, प्रतिस्पर्धा और गोल करने का रोमांच। यही तत्व फुटबॉल को विशेष बनाते हैं और यही उसकी स्थायी शक्ति का स्रोत है। फुटबॉल केवल एक खेल नहीं, बल्कि मानव समाज की सामूहिक रचनात्मकता, सहयोग और जुनून का प्रतीक है। यह लोगों को जोड़ता है, प्रेरित करता है और आशा प्रदान करता है। आने वाले वर्षों में चाहे तकनीक कितनी भी विकसित हो जाए या खेल की संरचना कितनी भी बदल जाए, फुटबॉल का मूल उद्देश्य लोगों को एक साझा अनुभव के माध्यम से जोड़ना ही रहेगा। इस प्रकार फुटबॉल का भविष्य अवसरों और चुनौतियों दोनों से भरा हुआ है। यदि खेल अपने मूल मूल्यों निष्पक्षता, सम्मान, प्रतिस्पर्धा और समावेशन को बनाए रखते हुए नवाचार को अपनाता है, तो आने वाले दशकों में इसकी लोकप्रियता और प्रभाव और भी अधिक बढ़ सकते हैं। यही कारण है कि फुटबॉल को केवल वर्तमान का नहीं, बल्कि भविष्य का भी खेल माना जाता है। तो दोस्तों, अंत में आशा करता हूं कि आपको यह आई बुक पसंद आई होंगी और आपको कुछ न कुछ प्रेरणा, जानकारी और सीख मिली होंगी। आपका कीमती समय देने के लिए दिल की गहराइयों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।